हेलो दोस्तों, नोबल बाय बिट्टू में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियां पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 51 खूनी तरीके। मैच की शुरुआत से ही चेन जियांग हवा के नीचे गिर गया। ये सभी की उम्मीदों से परे था कि याओ चोंग की असली ताकत मॉर्टल मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर थी, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अब वे सभी समझ गए कि याओ परिवार ने चेन जियांग के खिलाफ याओ चोंग का मुकाबला क्यों किया था। चेन जियांग, क्या तुम सिर्फ इतने ही मजबूत हो? मैं बहुत निराश हूँ। लेंग यूलान उसके सीने से लगकर खड़ी थी, उसकी ठंडी आंखें निराशा से भरी हुई थी। इस समय चेन जियांग को पहले ही मंच के किनारे पर धकेल दिया गया था और याओ चोंग द्वारा उसे फिर से मारा जाने वाला था। याओ परिवार के तरीके बहुत ही चतुराईपूर्ण थे और उन्होंने चेन जियांग को भी चौंका दिया। याओ परिवार ने लगभग हर चीज पर विचार किया, लेकिन चेन जियांग की उंगली पर अदृश्य अंगूठी या उसके अंदर मौजूद 2 अद्वितीय सुंदरियों के बारे में नहीं जानते थे, जिनमें से एक कीमिया का महान गुरु था। यह एक जहरीली गैस है जिसमें लकवा मारने की प्रबल विशेषता है, लेकिन अमर और शैतानी पूल में आपके शरीर के शोधन के बाद आपकी मेरिडियन बेहद सख्त हो जाती है। आपको केवल ताइची दिव्य व्यायाम संचालित करने और अपने डेंटियन में ताइची आरेख को घुमाने की जरूरत है और जहरीली गैस को परिष्कृत किया जाएगा। सू मियाओ ने कहा। ताइची दिव्य व्यायाम को तुरंत संचालित करते हुए चेन जियांग के चारों ओर मौजूद आत्मा क्यूई उसके शरीर में पागलों की तरह घुस गई। पक्षाघात की जहरीली गैस के साथ मेरिडियन में बढ़ते हुए वे दोनों उसके डेंटियन में बह गए और अंदर मौजूद 5 तत्व ट्रू क्यूई द्वारा परिष्कृत हो गए। याओ चोंग मूल रूप से चेन जियांग को गंभीर रूप से घायल करना चाहता था और फिर उसे मंच से नीचे फेंकना चाहता था, लेकिन याओ चोंग ने जो भी किया, चेन जियांग की आंखों में जानलेवा हत्या की मंशा भरी हुई थी। उसकी आंखों में मानवता जैसा कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। चेन जियांग पहले से ही हिलने डुलने में सक्षम था। इस बीच ये जाने बिना भीड़ देख रही थी कि याओ चोंग ने एक छोटा चाकू निकाला जो ठंडी आभा में लिपटा हुआ था, सीधी चेन जियांग की छाती की ओर बढ़ रहा था। TLN छोटे चाकू का वास्तविक अनुवाद स्निकर्सनी था, जो इस तरह दिखता था। जाओ मर जाओ, याओ चोंग चिल्लाया। सभी लोग चौंक गए क्योंकि पूरे मैदान में कोलाहल मच गया था। एक के बाद एक गालियां सुनाई दे रही थीं। जैसे ही याओ चोंग का छोटा चाकू उसके प्रतिद्वंद्वी की छाती में घुसने वाला था, चेन जियांग, जो अब तक नहीं हिला था, अचानक हिल गया। चेन जियांग के शरीर की हर हड्डी बज रही थी, जिससे चटकने जैसी आवाज आ रही थी। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और छोटे चाकू की धार को अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़ लिया। फिर हथियार को बुरी तरह से दबाते हुए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। कमीने, पहले तो तुमने मुझे जहरीली गैस से लकवा मार दिया और अब तुम मुझे इतनी बेताबी से मारना चाहते हो। तुम याओ परिवार के बदमाश बहुत निर्दयी हो, चेन जियांग ने बेहद गुस्से में शाप दिया। उसके दोनों हाथों में तेज नीला रंग फैल गया, जो एक प्रकाश आभा ट्रू क्यूई से भर गया, जो बेहद डरावना था। जाओ मर जाओ, चेन जियांग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जैसे उसकी दोनों मुठ्ठियां 2 हिंसक तूफानों की तरह आगे बढ़ीं और सीधे याओ चोंग के शरीर पर वार किया। पलक झपकते ही हिंसक बिजली क्यूई से भरी मुट्ठियों की बारिश ने याओ चोंग के शरीर पर प्रहार किया। याओ चोंग केवल दयनीय चीखें ही निकाल पाया, क्योंकि दर्शकों में से याओ परिवार के सदस्य तेजी से मंच की ओर लपके। ये देखने के बाद चेन जियांग की हथेली अचानक एक विशाल नीला ड्रैगन पंजे में बदल गई। नीला सच्चा क्यूई ड्रैगन पंजे से बहादुरी से उड़ रहा था और तेजी से याओ चोंग के शरीर में घुस गया और जल्द ही खून एक कभी न खत्म होने वाले फव्वारे की तरह फूट पड़ा। जिस क्षण याओ चोंग को एजो ड्रैगन क्लॉ ने मारा, ट्रू क्यूई ने आसानी से उसके नाजुक शरीर को छेद दिया और 5 बड़े छेद कर दिए। वह एक चित्रे की गुड़िया की तरह जमीन पर गिर गया, लेकिन अभी भी मरा नहीं था। चेन जियांग, रुक जाओ, याओ परिवार के एक बुजुर्ग ने चेन जियांग की ओर मुक्का मारा, जिसने आसानी से उसे साइड स्टेप कर दिया। चेन जियांग के पैरों पर बिजली की आभा के साथ चमकती हुई ट्रू क्यूई का अचानक विस्फोट देखा जा सकता था। अपने पैर को जोर से ऊपर उठाते हुए वह ऐसे घूमा जैसे वह नीली रोशनी में लिपटा एक विशाल कुल्हाड़ी चला रहा हो और याओ चोंग की कमर की ओर एक विनाशकारी वार किया। रुको, याओ परिवार के उस बुजुर्ग ने फिर से दहाड़ लगाई, लेकिन चेन जियांग की हिंसक स्पिनिंग किक से याओ चोंग पहले ही 2 टुकड़ों में बन चुका था। याओ चोंग मंच पर तुरंत मर गया। ये दृश्य बेहद खूनी और घिनौना था,
जबकि देखने वाले हर किसी की रीढ़ की हड्डी में अचानक से हरन दौड़ गई। पूरा मैदान एकदम शांत था, सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, वह थी लोगों का एक बड़ा समूह जो सांस ले रहा था। चेन जियान की हरकत ने सभी को हैरान कर दिया। किसी ने वास्तव में याओ परिवार के गेट के ठीक सामने, याओ परिवार के एक बुजुर्ग के सामने, याओ परिवार के एक सम्मानित कनिष्ठ का सिर काट दिया था। इतना ही नहीं, उसने ऐसा बहुत ही खूनी और विभत्स तरीके से किया था। जब वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा था तो तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर वह मुझे मारने की कोशिश करता तो तुम्हें क्या लगता कि मैं उसे नहीं मारूंगा? इसके अलावा मैंने अभी भी लगाए गए नियमों का पालन किया। चेन जियान की आवाज में ठंडक थी, लेकिन साथ ही साथ वह गुस्से से भरा हुआ था। अगर वह समय रहते जहरीली गैस को नहीं फैला पाता तो उसकी मौत हो जाती। अभी कुछ देर पहले याओ चोंग ने चेन जियान पर छोटे चाकू से वार करने की कोशिश की थी। सभी ने नियमों का स्पष्ट उल्लंघन देखा, इसलिए चेन जियान द्वारा हत्या न करने के नियम का उल्लंघन करने का कोई मतलब नहीं था। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? चेन जियान ने याओ परिवार के उस बुजुर्ग की ओर ठंडी निगाह से देखा, क्योंकि उसके पूरे शरीर से स्लॉटर क्यू बाहर निकल रहा था। याओ परिवार के बुजुर्ग ने देखा कि आधा शरीर जमीन पर पड़ा है, अभी भी खून से लथपथ है। उसका बूढ़ा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसकी निगाहें भी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। इस समय कई अन्य याओ परिवार के बुजुर्ग वहां पहुंचे। हाँ, बहुत मजेदार है। याओ परिवार के बच्चे ने नियमों के विरुद्ध जाकर किसी को मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सका। इसके बजाय उसे मार दिया गया और अब आप पुराने याओ परिवार के लोग बदला लेना चाहते हैं। एक बेहद साहसी व्यक्ति खड़ा हुआ और अचानक जोर से हंसने लगा और खुलेआम याओ परिवार का मजाक उड़ाने लगा। ये बहुत ही जोरदार और खुला था। दर्शकों के एक सदस्य के उपहास ने उन याओ परिवार के बुजुर्गों के चेहरे को बेहद बदसूरत बना दिया। वे वास्तव में चेन जियान से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने चेन जियान के खिलाफ लड़ने के लिए याओ चोंग की व्यवस्था की थी। उन्होंने याओ चोंग को जहरीली गैस से अपना मुंह भरने से पहले मारक लेने की अनुमति दी और याओ चोंग ने चेन जियान से बात की। इस तरह चेन जियान को जहर दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद याओ परिवार ने चेन जियान की ताकत को कम करके आंका। याओ चोंग चेन जियान को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम नहीं था, लेकिन याओ चोंग इस सुनहरे अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने एक छोटा चाकू निकाला और चेन जियान को चाकू मारने की कोशिश की। याओ चोंग की राय में याओ परिवार दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में बेहद शक्तिशाली था और इस मामले को आसानी से दबा सकता था। इसके अलावा वह चेन जियान को मार सकता था। चेन जियान, हम याओ परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, एक बुजुर्ग ने बदले की भावना से कहा। उसकी आवाज आक्रोश से भरी हुई थी। चेन जियान ने उस पर व्यंग्य करते हुए कहा, सम्मानित याओ परिवार वास्तव में इस हद तक गिर गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे याओ परिवार को भी नहीं छोड़ूंगा। चेन जियान टूर्नामेंट के मंच पर चला गया। याओ परिवार के बुजुर्ग ने हिंसा का सहारा लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में याओ परिवार का उपहास किया जाता। हालांकि इस किंग सिटी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का प्रबंधन याओ परिवार द्वारा किया जाता था, फिर भी उन्हें नियमों का पालन करना पड़ता था। याओ चोंग ने पहले नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए चेन जियान द्वारा याओ चोंग को मारना स्वाभाविक बात है, भले ही नियम इसके खिलाफ हों। याओ परिवार चेन जियान को जाने से रोकना चाहता था। वे रास्ता देने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उन सभी को याओ चोंग की ताकत के बारे में अच्छी समझ थी। अगर चेन जियान ने याओ चोंग को इस तरह से आसानी से मार डाला था, तो यह निश्चित था कि चेन जियान कम से कम मॉर्टल मार्शल दायरे की ताकत के 8वें स्तर का अतिक्रमण कर रहा था। चेन जियान, इतना घमंड मत करो। याओ चोंग के शिक्षक जल्द ही आएंगे और तुमसे निपटेंगे, बुजुर्गों में से एक ने ठंडे स्वर में कहा और टूर्नामेंट स्टेज को साफ करने का आदेश दिया। दोनों प्रतिभागियों को नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर माना जाता था। फिर भी याओ चोंग चेन जियान के सामने बहुत कमजोर था। पहले याओ चोंग ने अपनी पूरी ताकत से चेन जियान पर हमला किया था, फिर भी चेन जियान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये किसी को भी दिखाई दे रहा था कि चेन जियान की ताकत असाधारण थी। वह निश्चित रूप से नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर का कोई साधारण मार्शल कलाकार नहीं था। लेंग युलान की खूबसूरत घुमावदार बाहें थोड़ी सी आपस में जुड़ गई थीं। चेन जियान की पीठ को देखते हुए उसने अपने गुलाबी लाल होठों को चबाया। वह भी नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर थी, लेकिन वह जो सच्ची क्यूई निकाल सकती थी, वह चेन जियान की तरह लगभग उतनी कठिन नहीं थी।
सच्ची क्यूई को तुरंत विस्फोटित करना या इसे क्यूई आभा हमले में बदलना, इस तरह के मनमाने तरीके से इसे हासिल करना बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि वह मुश्किल से ऐसा कर पाती थी। चेन जियांग और याओ परिवार के बीच दुश्मनी और नफरत फिर से गहरी हो गई। इसके अलावा इस बार अन्य प्रमुख ताकतें भी इसमें उलझी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके और याओ परिवार के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। अब जब दोनों के बीच युद्ध अपरिहार्य था तो वे अस्थिर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर याओ परिवार युद्ध हार जाता तो चेन परिवार याओ परिवार को अपने कब्जे में ले लेता, उनकी सारी संपत्ति पर मजबूती से कब्जा कर लेता। साथ ही चेन परिवार अब सबसे मजबूत दैन ताकतों में से एक था। अगर ये परिवार याओ परिवार की मदद करते तो उन्हें केवल नुकसान ही होता। अध्याय 52 सौंदर्य चला जाता है। चेन जियांग डैन किंग हॉल में वापस आया। वह तुरंत अपने निजी कमरे में अभ्यास करने के लिए भाग गया। इस बार सू मेयाओ उसे जहर से बचने के लिए कुछ गुप्त तरीके सिखाने जा रही थी। अन्यथा अगर उसे फिर से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो वह आज जितना भाग्यशाली नहीं हो सकता। छोटे शैतान, तुम्हें आज उस बूढ़े आदमी को क्रोधित कर देना चाहिए था और उसे बाहर लाकर तुमसे लड़ना चाहिए था। अब तुमने उसे तैयार होने दिया है, तुम बहुत कोमल हो। बाई यूयू ने कहा। उसने काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। दोनों हाथों से अपनी छाती को पकड़े हुए वह दीवार पर झुकी हुई थी। उसकी बर्फ जैसी साफ आंखों में एक अनियंत्रित हत्या का इरादा दिखाई दे रहा था। सू मेयाओ ने धीरे से हंसते हुए कहा, बड़ी बहन, मुझे याद है कि आपने एक बार कहा था कि आप इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि यह बच्चा चीजों को कैसे संभालता है। क्या बदल गया? बाई यूयू ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, उसके अंदर पर्याप्त नफरत नहीं है, हत्या के बारे में पर्याप्त निर्णायक नहीं है। बहन यूयू, क्या तुम हमेशा एक जैसे कपड़े पहनकर थक नहीं गई हो? क्यों न मैं तुम्हारे लिए कुछ नए और सुंदर कपड़े खरीदूं? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। दोनों सुंदरियों को खुश करने के लिए चेन जियांग ने बस वही सबसे अच्छा तरीका अपनाया जो वह जानता था। वह था सुंदर कपड़े सुझाना, क्योंकि महिला को ये सबसे ज्यादा पसंद था। इस तरीके के बारे में उसे इससे काफी अच्छे परिणाम मिले हैं। बाई यूयू का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसका स्वर भी कुछ नर्म हो गया। अभी के लिए इसकी जरूरत नहीं है। सू मेयाओ ने अपने मुलायम हाथों से अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। उसने अपने छोटे होंठ फुलाए और शिकायत की, तुम छोटे बदमाश, मेरी बड़ी बहन ने तुम्हें किस तरह का घोल पिलाया है? उसके पास मुझसे ज्यादा कपड़े हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ बहुत अच्छी रही हूँ, फिर भी मेरे पास इतने कम कपड़े हैं। तुम पूरी तरह से पक्षपाती हो। चेन जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली। सू मेयाओ के शरीर से निकलने वाली नाजुक खुशबू को अंदर लेने के लिए एक गहरी सांस ली। उसने जानबूझकर कड़वा चेहरा बनाया और कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं बहन बाई यूयू को कैसे श्रेष्ठ महसूस करा सकता हूँ? क्या हम थोड़े और चतुर हो गए हैं? बाई यूयू ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। बड़ी बहन, चूंकि आप तैयार नहीं हैं तो ये कपड़े मुझे क्यों नहीं दे देती? सू मेयाओ ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम सच में मुझसे उन्हें देने के लिए कह रही हो? हम आमतौर पर एक दूसरे के साथ अपने कपड़े साझा करते हैं। बाई यूयू ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। चेन जियांग जानता था कि दोनों सुंदरियां पूरे दिन रिंग के अंदर एक छोटे से घर में रहती थीं। बेशक वे उब गई थी, इसलिए वह अक्सर उनके लिए बहुत सारे सुंदर कपड़े और छोटी छोटी चीजें मंगवाता था ताकि वे बहुत उदास महसूस न करें। उसने ये सब इसलिए किया ताकि दोनों सुंदरियां खुश रहें। हालांकि वे एक बार बेजोड़ विशेषज्ञ थीं, लेकिन अब वे अपनी सारी ताकत खो चुकी थीं और सिर्फ साधारण लड़कियां थीं। बाई यूयू और सू मेयाओ दोनों जानते थे कि रंगहीन और गंधहीन जहरीली गैसों से कैसे निपटना है। उन्होंने जल्द ही चेन जियांग को वह सब सिखाया जो वे जानते थे। यह मुख्य रूप से ट्रूक्यूई का उपयोग करके अपने मेरिडियन की रक्षा करने का तरीका था। निजी कमरे से निकलने के बाद चेन जियांग पिछवाड़े में आब में आया। मेंगबो और चेन लुजोंग भी यहाँ थे। दोनों कीमिया तकनीक पर चर्चा कर रहे थे। चेन जियांग उनकी बातचीत में शामिल हो गए और तीनों ने अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया, जिससे उन सभी को फायदा हुआ। बेटे, आज तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। इतनी कम उम्र में तुम्हें समझना पहले से ही मुश्किल है। मुसीबत खड़ी करने की इतनी आदत तुम्हें कैसे है? चेन लुजोंग ने अपना सिर हिलाया और हंसा। मेंगबो ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, यह बदमाश वाकई कोई साधारण नहीं है, वरना मैं इससे कैसे हार सकता था। ऐसा लगता है कि तुम्हारे चेन परिवार और याओ परिवार के बीच युद्ध अपरिहार्य है। चेन जियांग ने अपने होठों को थपथपाते हुए जवाब दिया, याओ परिवार ने इसके लिए कहा था। मुझे लगता है कि मैंने सही काम किया।
यंग मास्टर चेन, मैनेजर, सीनियर डैन किंग, मुझे नहीं लगा कि आप सभी एक साथ हैं। चेन जियांग के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और एक कोमल, मीठी और कोमल आवाज सुनाई दी। ये निश्चित रूप से हुआ यूयुन की आवाज थी। चेन जियांग और हुआ यूयुन के बीच के मामले के बारे में इन दो बूढ़ों ने कुछ बातों का अनुमान लगाया था। अन्यथा डांग जियांग हर्बल मैनर इतनी सस्ती कीमत पर डैन किंग हॉल को स्पिरिट जड़ी बूटियां कैसे बेचने को तैयार था। चेन जियांग का दिल कड़वा हो गया और दोनों बूढ़े चुपचाप चले गए। हुआ यूयुन की ड्रेस आज बहुत टाइट थी। उसका सुंदर जेड जैसा शरीर एक लंबी सफेद स्कर्ट में लिपटा हुआ था। वह एक परी की तरह लग रही थी जो लोगों के मन को शान से मोहित कर लेती थी। उसका स्वाद अनोखा था। उसे देखते हुए चेन जियांग बार बार उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन साथ ही वह कुछ व्यथित भी दिख रहा था। चेन जियांग को उदास देखकर हुआ यूयुन ने गुस्से से कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। चेन जियांग ने जल्दी से समझाया, नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि बड़ी बहन यूयुन, आप बहुत आकर्षक हैं कि इसे लगभग अपराध माना जा सकता है। हुआ यूयुन अचानक खुश हो गई और उसने प्यार से हंसते हुए कहा, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? शांत रहो। जब तक तुम दैनिक सियांग ताओयुआन में प्रवेश करते हो और एक उत्कृष्ट कीमियागर बन जाते हो, मैं तुम्हारी हूँ। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने पहले ही कहा है कि मैं चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता हूँ। हुआ यूयुन ने धीरे से नाक सिकोड़ते हुए कहा, छोटी प्रियतमा, क्या तुम अब दूसरे लोगों के बारे में सोच रही हो? चेन जियांग ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं किया। यूयुन बहन, आप वाकई बहुत सुंदर हैं, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, मेरी सगाई जियानिक्सियन से हो चुकी है। इसलिए अगर मैं रखेल रखना चाहता हूँ तो मुझे उसकी मंजूरी भी लेनी होगी। हुआ यूयुन ने धीरे से आह भरी, फिर चेन जियांग की ओर अपनी जीभ निकाली। उसका मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारी रखेल नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी नौकरानी बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आज वापस दैनिक सियांग ताओयुआन जा रही हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? हुआ यूयुन ने पूछा। उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। चेन जियांग ने आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया, दानजियांग ताओयुआन, मैंने पहले ही चरम मार्शल संप्रदाय में जाने का फैसला कर लिया है। आपके विचार के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे मना करना होगा। आश्चर्यचकित मत होइए, लेकिन प्रत्येक मनोस्वामी को हुआ यूयुन कहा जाता है। मैंने 2 साल तक दैनिक सियांग हर्बल मनो का प्रबंधन किया है। अब मुझे वापस जाना होगा। मुझे आपको बताना होगा कि मेरा असली नाम हुआ यूयुन नहीं है। हुआ यूयुन ने कहा। उसका चेहरा तुरंत निराशा से भर गया। अब उसे चेन जियांग से दूर जाना था। मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन अगर मुझे अवसर मिला तो मैं डेनजियांग ताओयुआन जाऊंगा और आपको ढूंढूंगा। चेन जियांग ने आह भरी। हुआ यूयुन ने एक शानदार मुस्कान के साथ कहा, डेनिक्सियांग हर्बल मैनर द्वारा डैन किंग हॉल को जड़ी बूटियां बेचने के बारे में चिंता मत करो। मेरे जाने के बाद भी डेनिक्सियांग हर्बल मैनर डैन किंग हॉल के साथ सहयोग करता रहेगा और कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी। चेन जियांग इस बात से उलझन में था कि यह लड़की उसकी नौकरानी क्यों बनना चाहती है, फिर भी वह उसके प्रति बहुत आभारी था। धन्यवाद, तुम्हें मेरी नौकरानी बनने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं। भविष्य में मैं डेनजियांग ताओयुआन जाऊंगा और तुम्हें ढूंढूंगा। हुआ यूयुन ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे अपनी लड़की के रूप में नहीं चाहते, तुम्हें बाद में इसका पछतावा जरूर होगा। याद रखना, तुम्हें डेनशियांग ताओयुआन आना होगा और मुझे ढूंढना होगा। अभी मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इतनी आसानी से ढूंढ पाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह जल्दी से चेन जियांग के पास गई और उसे चूमा, फिर हंसते हुए भाग गई, जिससे चेन जियांग पत्थर की मूर्ति की तरह डर गया। क्या इस औरत को क्या हो गया है? चेन जियांग ने अपने होठों को चाटा, जिनमें अभी भी खुशबू बची हुई थी, जिससे उसे अजीब तरह का अद्भुत एहसास हो रहा था। सू मेयाओ ने धीरे से हंसते हुए कहा, इस छोटी याओजिंग ने आपको खाने का फैसला किया। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आप इतने भाग्यशाली कैसे हैं। पहले ये जू जियानिक्सियन था और अब इस याओजिंग को आपसे लगाव हो गया है। चेन जियांग ने धीमी आवाज में और बहुत ही अहंकारी तरीके से कहा, यह मेरे आकर्षण की वजह से है। आप भविष्य में समझ जाएंगे कि क्यों। इन दिनों हालांकि चेन जियांग गोलियों को परिष्कृत नहीं कर रहा था, लेकिन वह जड़ी बूटियां उगाने के लिए ड्रैगन लार जमा कर रहा था। उसने हाई ग्रेड मॉर्टल लेवल डांस और लो ग्रेड स्पिरिट लेवल डांस को परिष्कृत करने की तैयारी भी शुरू कर दी। यह उसके लिए एक नई चुनौती थी, अब जब उसकी ताकत मॉर्टल मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर थी। अगली सुबह ही चेन जियांग याओ परिवार के मैदान के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। आज लेंग युलान और सोंग नानमिन के बीच मुकाबला था।
एक क्राउन प्रिंस था, जबकि दूसरा एक महान सेनापति की बेटी थी। दोनों की ताकत नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर थी। इस तरह की चीजों ने दूसरों को उनके मैच का बहुत बेसब्री से इंतजार करवाया। अध्याय 53 खतरनाक छिपा हुआ हथियार। टूर्नामेंट स्टेज के ऊपर एक तरफ सुनहरे रंग का हुफू पहने एक सुंदर आदमी खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ काले रंग की चड्डी पहने एक परिपक्व लड़की जो उसके आकर्षक और हॉट फिगर को दर्शा रही थी। हालांकि वह केवल एक छोटी लड़की थी, वह पहले से ही बेमिसाल सुंदरता और उल्लेखनीय अनुग्रह थी। इसके अलावा उसके पास सुंदर लेकिन विचित्र सफेद बाल थे, फिर भी वह बहुत आकर्षक थी। चेन जियांग ने जब ये देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। क्राउन प्रिंस सोंग नानमिंग की आंखों में शुद्ध और छिपी हुई नाराजगी देखी जा सकती थी। चेन जियांग को यकीन था कि दोनों के बीच कोई गहरी दुश्मनी होनी चाहिए। क्या आपने सुना है, इस क्राउन प्रिंस ने एक बार लेंग युलान को प्रपोज किया था, लेकिन उसने वास्तव में मना कर दिया था। इसके अलावा क्राउन प्रिंस ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और परिणामस्वरूप उसे थप्पड़ मारा गया, एक आदमी ने कहा। मैंने ये भी सुना है कि लेंग युलान ने उसे पैरों के बीच में लात मारी थी, जिससे वह कमजोर हो गया था। बाद में उसे एक बहुत अच्छी स्पिरिट जड़ी बूटी खरीदने के लिए बहुत सारे स्पिरिट सिक्के खर्च करने पड़े। एक अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। हा, ये देखना निश्चित रूप से मजेदार होगा। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि लेंग युलान में सोंग नेमिंग से इस तरह से निपटने की हिम्मत है। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, लेंग युलान एक बार फिर मंच के ऊपर एक काली छाया में बदल गई। आखिरकार ये बेहतरीन किंग गोंग उसकी खासियत थी। वह टूर्नामेंट स्टेज के ऊपर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी, समय समय पर सोंग नेमिंग की तरफ एक थप्पड़ या लात मार रही थी। हर बार उसने या तो चकमा दिया या उसके हमले को रोक दिया। सोंग नानमिंग की ताकत भी काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी लेंग युलान की तुलना में ये थोड़ी कम थी। आखिरकार उसके पास आग और बर्फ की दोहरी नस थी, और वह आग की सच्ची क्यूई को बर्फ के साथ मिलाने में सक्षम थी, जिसके परिणामस्वरूप सच्ची क्यूई का एक शक्तिशाली और अजीब सम्मिलन हुआ। हालांकि सोंग नानमिंग उसके हमलों को रोकने में सक्षम था, लेकिन ट्रू क्यूई का उस पर काफी प्रभाव था, जिससे उसका शरीर कभी गर्म और कभी ठंडा महसूस करता था। इसके अलावा वह लेंग युलान को मारने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। निश्चित रूप से लेंग युलान के पास सिर्फ अच्छे मार्शल कौशल ही नहीं है, उसके पास तेज गति से चलने के लिए सिर्फ ये किंग गोंग है। सू मेई याओ ने कहा। उसकी आग और बर्फ की सच्ची क्यूई के कारण केवल कुछ ही मार्शल कौशल उसके लिए उपयुक्त हैं। इस तरह वह केवल इसी तरह से लड़ सकती है। अंत में वह किसी भी हमले से नहीं बच पाती, यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी को उसे छूने का मौका भी नहीं देती। ये लड़की काफी चतुर है। चेन जियांग ने जो विकसित किया वह एकाधिक प्रकार की सच्ची क्यूई थी, और वह एक ही समय में सच्ची क्यूई की एक या कई विशेषताओं को निर्देशित करने में भी सक्षम थी। हालांकि लेंग युलान ऐसा नहीं कर सकती थी, वह केवल आग और बर्फ की सच्ची क्यूई के सम्मिलन का उपयोग कर सकती थी। केवल कुछ ही मार्शल आर्ट कौशल एक ही समय में दोनों क्यूई का उपयोग करते हैं। ये लेंग युलान के लिए बहुत परेशान करने वाला था। हालांकि उसकी सच्ची क्यूई भयानक थी, लेकिन उसके पास अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वास्तव में उपयुक्त मार्शल कौशल की कमी थी। सोंग नानमिंग अभी भी लेंग युलान को नहीं मार पा रहा था और वह चिढ़ने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे पता था कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। इस समय चेन जियांग ने प्रतियोगिता मंच के ऊपर अचानक से हल्की रोशनी की चमक देखी। उसकी दृष्टि बहुत अच्छी थी, वह प्रतियोगिता मंच पर चींटी के पैर को भी देख सकता था। उसने जो देखा वह कुछ लगभग पारदर्शी सुइयां थीं जो सोंग नेमिंग की आस्तीन से बाहर निकल रही थी। बर्फ की सुइयां। चेन जियांग ने चुपचाप सोंग नेमिंग को कोसा। जल्द ही उसने लेंग युलान की ठंडी और सुंदर चीख सुनी। उसने देखा कि वह अचानक अपना पेट ढक रही थी, गुस्से से भरे चेहरे के साथ सोंग नेमिंग को घूर रही थी। सोंग नानमिंग ने जवाब में सिर्फ मुस्कुराया और एक ही कदम में लेंग युलान के सामने पहुंच गया। अपने पैरों से ट्रू क्यूई निकालते हुए उसने लेंग युलान के ढके हुए पेट पर जोरदार लात मारी। हिंसक और शक्तिशाली लात उसके शरीर पर जोरदार तरीके से लगी। लेंग युलान चिल्लाए और टूर्नामेंट स्टेज से उड़ गई। सभी को आश्चर्य हुआ कि वह खुद को रोकने में कामयाब रही, लेकिन उसके पेट को ढकने वाले हाथ खून से लथपथ थे। तुम नीच आदमी हो। लेंग युलान ने अपने होंठ काटे। उसकी आंखें सोंग नानमिंग के प्रति आक्रोश और घृणा से भरी थीं, जो अभी भी टूर्नामेंट के मंच पर था। तुम तो अक्षम हो, फिर भी तुम मुझे नीच कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? सोंग नानमिंग ने व्यंग्य किया।
लेंग यूलान ने अपनी हथेली हटाए, उसके पेट से अभी भी खून बह रहा था लेकिन देखने को कुछ नहीं था, उसे सिर्फ ठंड का एहसास हो रहा था। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि यह बर्फ की सुई की वजह से है, लेकिन वह पहले ही पिघल चुकी थी। चेन जियांग उसके पास आया और उसने कुछ हर्बल पाउडर और एक जहर दूर करने वाली दवा निकाली। गंभीर स्वर में बोलते हुए उसने कहा, सावधान रहो, बर्फ की सुइयां अक्सर जहरीली होती हैं। लेंग यूलान ने चेन जियांग के हाथों में मौजूद चीजों को देखा और हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। उसने अपने होंठ काटे और फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद, चिंता मत करो, उसने तुम्हारे साथ जो किया है, मैं उसे उसकी सजा दिलवाऊंगा। चेन जियांग ने उसकी ओर हल्के से मुस्कुराया। लेंग यूलान ने आह भरी और कहा, एक मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करने की मेरी उम्मीदें अब टूट चुकी हैं। मुझे ये दान देने के लिए यंग मास्टर चेन का बहुत बहुत धन्यवाद। चेन जियांग समझ गई कि उचित मार्शल कौशल सीखने के लिए लेंग यूलान को एक संप्रदाय में प्रवेश करना और खोज करना होगा, लेकिन अब वह अवसर खो चुकी थी। बेटा, उसे मेटल स्पिरिट फ्रूट दे दो और उसे एक एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में भेज दो। उसके पास दुर्लभ आइस एंड फायर ड्यूल वेन है, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट उसे उत्सुकता से स्वीकार करेगा, सू मेई याओ ने कहा। चेन जियांग ये सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और लेंग यूलान के थोड़े गुस्से वाले चेहरे को देखा। उसे बताओ कि अगर चरम मार्शल संप्रदाय उसे स्वीकार नहीं करता है, तो वह मूल्यांकन के बदले में धातु आत्मा फल दे सकती है। इस बार यह बाय यूयू की आवाज थी। वे सभी लड़कियां थीं और लेंग यूलान एक अच्छी अंकुर है। वे स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि भविष्य में उसके पास अच्छी उपलब्धियां हों। चेन जियांग ने फुसफुसाते हुए कहा, मिस लेंग, आइस नीडल्स में मौजूद ये जहर गंभीर हो सकता है। क्या आप आगे की जांच के लिए मेरे साथ डैन किंग हॉल में आ सकती हैं? सॉन्ग नानमिन, जो टूर्नामेंट स्टेज पर थे, उन्होंने चेन जियांग और लेंग यूलान को बातचीत करते हुए देखकर अपने दांत पीस लिए। सॉन्ग नानमिन चेन जियांग की बात नहीं सुन पाए, लेकिन उन्हें इस बात से नफरत थी कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। चेन जियांग और लेंग यूलान ने एक दूसरे के प्रति काफी अच्छा व्यवहार किया। एक प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली किशोरी है जबकि दूसरी 7वीं स्तर की मॉडल मार्शल रियल्म सुंदरी थी। आपसी प्रशंसा होना एक सामान्य बात थी। लेंग यूलान ने अपना सिर हिलाया और चेन जियांग के साथ चली गई। वह बर्फ की सुइयों में मौजूद जहर के बारे में भी चिंतित थी क्योंकि वह संभवतः इससे मर सकती थी। डैन किंग हॉल की तीसरी मंजिल पर मेंगबो का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और कह रहा था, बहुत अच्छा निर्दयी जहर। ये चीज किसी के शरीर में बहुत लंबे समय तक छिपी रह सकती है। इस जहर का अधिकांश हिस्सा किसी व्यक्ति के अंदर कई महीनों तक, संभवतः 1 साल तक भी रह सकता है। छोटी लड़की, ज्यादा चिंता मत करो। हालांकि यह स्थिति बहुत कठिन है, लेकिन एक बार यह मिल जाए तो इसे हटाना काफी आसान है। मेंगबो ने हंसते हुए एक डैन निकाला। यह एक हाई ग्रेड मॉडल लेवल डैन है, क्लींजिंग कोर डैन। यह आसानी से इस जहर को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। जब लेंग यूलान को पता चला कि प्रतियोगिता के बाद सॉन्ग नानमिंग ने उसके साथ निपटने के लिए ऐसे धोखेबाज और कुटिल तरीकों का इस्तेमाल किया था, तो उसका चेहरा घृणा से भर गया। उसने मेंगबो के हाथ में दान को देखा और धीमी आवाज में पूछा, कितने आत्मा सिक्के हैं? बस इसे खा लो, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। चेन जियांग ने फिर डैन लिया और उसे सौंप दिया। मेंगबो हंसते हुए अपने आप वहां से चला गया। चेन जियांग को देखते हुए लेंग यूलान की आंखों में एक जटिल भाव था। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हालांकि उसने यह बात उठाई थी, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि चेन जियांग उसके खूबसूरत चेहरे की ओर आकर्षित हो सकता है। लेकिन वह ये भी जानती थी कि चेन जियांग की एक मंगेतर है, जो वर्तमान में उन मार्शल संप्रदायों में से एक में है। एक बहुत ही प्रतिभाशाली और सुंदर लड़की। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, कोई बड़ी वजह नहीं है, मैं बस दोस्त बनना चाहता था। लेंग यूलान ने डैन निगल लिया और फिर चेन जियांग की ओर मुस्कुराई। ये खिलते हुए एक चपरासी फूल के समान था। चेन जियांग उसे घूरने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे, एक प्रतिभाशाली कीमियागर से दोस्ती करूंगी। आपसे दोस्ती करना मेरे लिए खुशी की बात है। लेंग यूलान का चेहरा बहुत बेहतर हो गया जब उसने धीरे से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर चेन। चेन जियांग ने जवाब में अपना सिर हिलाया और कहा, इसका जिक्र मत करो। यह एक धातु आत्मा फल है, इसे रख लो। हालांकि लेंग यूलान जड़ी बूटियों में पारंगत नहीं थी, फिर भी उसने मेटल स्पिरिट फ्रूट के बारे में सुना था। वह ये भी जानती थी कि यह वही फल था जिसका इस्तेमाल डैन किंग हॉल ने कीमियागरों की भर्ती के लिए किया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग उसे यह फल देगा। अध्याय 54। बहन, मुझसे क्यों मत पूछो, बस इसे ले लो और चरम मार्शल संप्रदाय में जाओ।
अगर वे तुम्हें शामिल नहीं होने देते तो मूल्यांकन के बदले उन्हें धातु आत्मा फल दे दो। इस विधि के माध्यम से तुम संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उनकी परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक सभी योग्यताएं रखते हो। चेन जियांग ने निर्देश दिया। लेंग यूलान हैरान थी, उसके लिए यह विश्वास करना बहुत कठिन था कि चेन जियांग उसकी इस तरह से मदद करेगा। यूलान, तुम्हारे पिता महान जनरल लेंग कुछ साल पहले युद्ध में मारे गए थे। पिछले कुछ सालों में तुमने ही बहुत कुछ झेला है। क्यों न हम भाई बहन बन जाएं? जब मैं भी चरम मार्शल संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। चेन जियांग का दिल तब भर आया जब उसे लेंग यूलान के जीवन के अनुभव याद आए। उसे देखकर कोई भी उसके प्रति दया और करुणा महसूस कर सकता था, क्योंकि वे ऐसी भावनाओं से खुद को रोक नहीं पाते थे। लेंग यूलान भी चौंक गई। उसने अपने होंठ काटे, उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। फिर भी उसने चेन जियांग का सामना किया, मुस्कुराए और कहा, छोटी बहन बड़े भाई को बधाई देती है। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यूलान, तुम्हारे पास अग्नि और बर्फ की नसें हैं। मार्शल आर्ट संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद तुम्हारे भविष्य की संभावनाएं असीम हैं। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। पहले लेंग यूलान चेन जियांग के बारे में थोड़ा सतर्क थी, लेकिन उसके सारे संदेह और दूसरे विचार धुएं के गुबार में गायब हो गए थे। अब वह जानती थी कि चेन जियांग की मौजूदा स्थिति के साथ वह अपनी इच्छानुसार किसी भी लड़की को पा सकता है। सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच के मामले की वजह से अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करना उसके लिए बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा। हालांकि चेन जियांग और लेंग यूलान की मुलाकात अभी अभी हुई थी, लेकिन वे एक दूसरे के बारे में चिंतित थे, लगभग ऐसे जैसे वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों। और आज वे मिले थे और एक दूसरे को बराबरी का दर्जा दिया था। चेन जियांग उसकी मदद कर रहा था और उस पर प्यार बरसा रहा था। वह बेहद भावुक थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसके पिता की मृत्यु के बाद किसी ने उसके लिए इतनी परवाह दिखाई थी। वे पहली बार ही एक दूसरे से मिले थे, फिर भी उसे पहले से ही इतनी मदद मिल चुकी थी। इसलिए लेंग यूलान चेन जियांग की बहन बनकर बहुत खुश थी। जिस क्षण से उसने उसके बारे में सुना था, वह चेन जियांग की ताकत से प्रभावित थी, लगभग गुप्त रूप से उसकी पूजा करने की हद तक। भाई, मैं आज आपकी दयालुता को हमेशा याद रखूंगी। मैं अपने रास्ते पर चलूंगी। इस समय मेरी शारीरिक स्थिति थोड़ी जटिल है। मैं अब और देरी नहीं करना चाहती। उस निर्दयी सॉन्ग नानमिंग को ऐसा सबक सिखाना याद रखना जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। लेंग यूलान ने चेन जियांग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, यूलान, रुको, रास्ते में सावधान रहना। चेन जियांग ने फिर उसे एक छोटी जैद बोतल दी। इसके अंदर कई बहुत अच्छी गोलियां थीं, जो लेंग यूलान की कृतज्ञता की भावनाओं को मजबूत कर रही थी। लेंग यूलान के पिता 3 साल पहले युद्ध में मारे गए थे। इतने सालों से वह अकेली रह रही थी। उसके लिए यह बहुत मुश्किल था। हालांकि अकेले अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करने से पता चला कि वह बहुत मजबूत लड़की थी। लेंग यूलान की आंखें एक बार फिर नम हो गईं। उसने सिर हिलाया और कहा, कृपया यूलान का सलाम स्वीकार करें। चेन जियांग तुरंत उसके गले लग गया और हंसते हुए बोला, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें ऐसे काम करने से मना करता हूँ। मार्शल संप्रदाय की ओर जाते समय सावधान रहना। मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगी। भाई, तुम्हें मेरी तलाश करना याद रखना चाहिए। लेंग यूलान ने अपने आंसू पोंछे, क्योंकि किसी के प्यार और चिंता को पाने की भावना ने उसे एक बार फिर बहुत भावुक कर दिया था। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। चेन जियांग ने उसके रेशमी सफेद बालों को सहलाया। भाई, अगर मैं अभी नहीं जाती तो क्या होगा? मुझे पता है कि तुम्हारे और याओ परिवार के बीच कुछ नफरत है। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेंग यूलान ने अपना पुराना ठंडा और गर्वित व्यवहार फिर से पा लिया। उसका पूरा शरीर जोश से भर गया। अपने युद्ध जैसे इरादों के साथ वह एक वाल्किरी जैसी लग रही थी। लेकिन चेन जियांग को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति नर्म थी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, नहीं, मेरा चेन परिवार आसानी से इससे निपट सकता है। आपका स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है। लेंग यूलान ने अपने होंठ काटे और दृढ़ता से कहा, भाई, बाद में मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी। मैं तुम्हें नीचे नहीं खींचूंगी। चेन जियांग उसके जवाब से बहुत खुश हुआ। उसने अपना सिर हिलाया और पूछा, तुम्हें रास्ता पता है? मुझे पता है। मैं बहुत पहले से सभी संप्रदायों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। हालांकि रास्ता थोड़ा खतरनाक है, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेंग यूलान ने कहा। चेन जियांग लेंग यूलान के साथ शहर से बाहर गया। यहाँ वह बैठ गया और उसे घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा।
दोपहर में चेन जियांग की बारी थी प्रतिस्पर्धा करने की, लेकिन जब वह टूर्नामेंट स्टेज पर गया तो उसे बताया गया कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने प्रतियोगिता से दूरी बना ली है, जिससे उसे कुछ अजीब लगा। चेन जियांग की ताकत के प्रदर्शन के बाद कल जब उसने याओ चोन को मार डाला था तब उसने जो खूनी प्रदर्शन किया था उसके अलावा हर कोई चेन जियांग की ताकत से डर गया था और डर अभी भी उनके दिमाग में बना हुआ था। फाइनल में चेन जियांग का सामना क्राउन प्रिंस सोंग नानमिंग से होने वाला था। दर्शक इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई लोगों के लिए क्राउन प्रिंस की ताकत अथाह थी क्योंकि उन्होंने लेंग युलान को हराया था। इसके अलावा वह आखिरकार दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के क्राउन प्रिंस थे, इस तरह उनके पास बहुत सारे संसाधन थे और वे कई शक्तिशाली मार्शल कौशल सीख सकते थे। लेकिन चेन जियांग जानता था कि सोंग नानमिंग की ताकत लेंग युलान से कमतर थी, ये केवल उसकी गंदी चालों की वजह से था कि वह जीत गया था। चेन जियांग ने पहले ही तय कर लिया था कि जब तक क्राउन प्रिंस उसके खिलाफ आइस नीडल्स का इस्तेमाल करेगा वह निर्दयता से काम करेगा। डैन किंग हॉल को खोले हुए कुछ दिन हो चुके थे। ये बहुत लोकप्रिय भी था, जिसने याओ परिवार के बहुत से व्यवसाय को छीन लिया था। चेन जियांग को चेन परिवार के बुजुर्ग चेन फुरोंग की चिंता थी। उसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, भले ही चेन जियांग ने कल ही याओ परिवार के महत्वपूर्ण जूनियर में से एक को मार दिया था। चेन फुरोंग की पिछली हरकतों को ध्यान में रखते हुए उसे डैन किंग हॉल के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। चेन जियांग को यकीन था कि वह कुछ अच्छा करने की फिराक में था। उसे अपने पिता से एक संदेश भी मिला कि चेन परिवार के अधिकांश विशेषज्ञ किंग सिटी की ओर जा रहे थे, इसके अलावा वे गुप्त रूप से आ रहे थे। देर रात चेन जियांग एक निजी कमरे में साधना कर रहा था जब उसने अचानक डैन किंग हॉल के अंदर नश्वर मार्शल क्षेत्रों के 8वें स्तर पर कई लोगों की सांसों को महसूस किया। इससे वह जाग गया और जल्दी से अपने निजी कमरे से बाहर निकलकर सांसों के स्रोत की ओर बढ़ गया। पिताजी, चेन जियांग ने वहां मौजूद अन्य लोगों को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा। समूह में 2 अधेड़ उम्र के पुरुष थे, बाकी 3 काफी बूढ़े थे। चाचा येहान, महान चाचा हाओ हाय, महान बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग। चेन जियांग अपने दिल में चौंक गया क्योंकि उसने जल्दी से इन बुजुर्गों को सलाम किया। चेन हाओ हाय, एल्डर चेन येहान को छोड़कर अन्य 3 नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे। फिर भी अब वे पहले से ही नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश कर चुके थे। TLN, मैं अन्य के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे अनुवाद में महान ज्येष्ठ, महान चाचा, महान भाई जैसे का अर्थ सबसे बड़ा भाई, चाचा और ऐसे ही है। बदबूदार बच्चा, तुमने निश्चित रूप से मेरी 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास का अच्छा उपयोग किया है। चेन हाओ हाय ने हंसते हुए कहा। जिस दिन उसने वह जड़ी बूटी खो दी थी उस दिन वह बहुत दुखी था, लेकिन अब जब उसने देखा कि डैन किंग हॉल इस हद तक फल फूल रहा है तो उसे आश्चर्य और खुशी हुई। चेन येहान मुस्कुराया, उसकी मुस्कान कुछ हद तक कोमल थी लेकिन साथ ही कुछ हद तक भयावह भी, जैसा कि उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने कम समय में एक डैन शॉप स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा डैन किंग को आकर्षित करके हमारा चेन परिवार निश्चित रूप से दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में सबसे मजबूत परिवारों में से एक बनने में सक्षम होगा। अन्य 3 प्राचीनों ने भी उसकी भरपूर प्रशंसा की। एक गंजे बूढ़े आदमी ने कहा, याओ परिवार हमारे चेन परिवार के किंग सिटी में प्रवेश का बहुत विरोध कर रहा था और उसे रोक रहा था, उनमें से एक चेन फुरोंग भी था। महान एल्डर सही कह रहे हैं, सौभाग्य से हमारे लिए हमने अपने चेन परिवार के एक पूर्वज से संपर्क किया। उन्होंने हमें आत्मा स्तर के डैन का उपयोग करके नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचने में मदद की। वह धर्मनिरपेक्ष सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने हमें घर की सफाई करने और चेन फुरोंग को संभालने दिया। दूसरे एल्डर ने मारने का इशारा किया। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, चेन फुरोंग कितना ताकतवर है? चेन परिवार के कितने सदस्य आए हैं? चेन तियानहू ने उत्तर दिया, हम 300 कुलीन शिष्यों को लेकर आए हैं, जो सभी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 4थे स्तर से ऊपर हैं, जबकि हम कुछ बूढ़े लोग भी मदद के लिए आए हैं। चेन तियानहू अभी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर था और अब 6 चेन फैमिली मार्शल आर्टिस्ट हैं जो नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे। चेन जियांग में गिनती करते हुए ये संख्या 7 हो गई। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में सत्ता की संरचनाओं के अनुसार उनकी ताकत काफी आश्चर्यजनक थी। चेन फुरोंग को नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर पर माना जाता है, इसलिए हम 6 लोग मिलकर भी मुश्किल से ही इसे संतुलित कर पाएंगे। महान बुजुर्ग ने कुछ गंभीर भाव से कहा। चेन जियांग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमारा चेन परिवार और याओ परिवार युद्ध में जाते हैं
तो आपको बस याओ परिवार को संभालना होगा, चेन फुरोंग को मेरे पास छोड़ देना होगा। चेन त्यानहू अचानक वहीं सन रह गया, क्योंकि तीनों बुजुर्गों के जबड़े लगभग जमीन को छू रहे थे। मेरे प्यारे बेटे, क्या तुम नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुके हो? चेन त्यानहू ने पूछा। वह आश्चर्यचकित था और यह उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। चेन जियांग ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकुड़ते हुए कहा, मैं अभी नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं चेन फुरोंग को काफी समय तक रोक कर रख पाऊंगा। इस तरह आप बुजुर्ग अपनी जबरदस्त ताकत के साथ याओ परिवार को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम होंगे। चेन त्यानहू ने एक लंबी सांस छोड़ी। अगर चेन जियांग ने अपनी उम्र में नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश किया होता तो उसे खुद, साथ ही साथ अन्य बूढ़े लोगों को भी बस मुट्ठी भर पानी में मर जाना चाहिए था। शुक्र है चेन जियांग ने नश्वर मार्शल दायरे के केवल 8वें स्तर में प्रवेश किया था, जिसने उन्हें अभी भी एक बड़ा आश्चर्य दिया। वे ये भी जानते थे कि उनकी ताकत को सामान्य मानदंडों द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता था। आखिरकार जब चेन जियांग नश्वर मार्शल दायरे के केवल 5वें स्तर पर था, तो वह पहले से ही चेन यहान को हराने में सक्षम था, जो नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर था। इस तथ्य को याद करते हुए चेन परिवार के सभी विशेषज्ञ काम उठे। चेन त्यानहू और अन्य लोग जल्द ही चले गए। उन्हें अभी भी कल याओ परिवार के टूर्नामेंट के मैदान में 300 कुलीनों को गुप्त रूप से ले जाना था। इस बीच चेन जियांग अभी भी अपने आप को सबसे इष्टतम स्थिति में लाने के लिए खुद को समायोजित कर रहा था, ताकि वह कल होने वाली विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहे। अध्याय 55 ड्रैगन मार्शल तकनीक। सुबह सुबह मौसम सुहाना था। हमेशा की तरह किंग सिटी में चहल पहल थी। कई लोगों को पता चला कि किंग सिटी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का सिर्फ अंतिम दौर बचा है। हालांकि उसके बाद भी एक और बाधा पार करनी थी। मार्शल आर्ट संप्रदाय का एक शिष्य भी प्रतियोगिता में शामिल होने वाला था। उस शिष्य के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद ही कोई पूरे टूर्नामेंट का विजेता माना जा सकता था। इस नई जानकारी को सुनकर चेन जियांग ने मन ही मन अपने दिल में कोसा। उसने अनुमान लगाया कि यह चेन फुरोंग की वजह से हुआ होगा। वह इस खास उद्देश्य के लिए किसी को भर्ती करने के लिए किंग सिटी से गायब हो गया होगा, ताकि चेन जियांग को किंग सिटी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का असली विजेता न माना जा सके। निश्चिंत रहें, एक आंतरिक शिष्य के लिए भाग लेना असंभव है। उनके पास इतना खाली समय नहीं है। अगर मुझे अनुमान लगाना है तो यह संभवतः एक अपेक्षाकृत मजबूत बाहरी संप्रदाय शिष्य होगा। सबसे अधिक संभावना है कि यह नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर के आसपास का कोई व्यक्ति होगा। सू मेई याओ ने कहा। वह और बाय यूयू संप्रदायों की आंतरिक कार्यवाही के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यह अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि वे बहुत निराश नहीं करेंगे। चेन जियांग के दिल में लड़ने की भावना बढ़ गई। याओ परिवार के मुख्य द्वार पर पहले से ही हजारों लोग जमा हो चुके थे। ये टूर्नामेंट का फाइनल था। इसके अलावा ये दो युवा जूनियर्स के बीच प्रतियोगिता थी, जो दोनों ही बहुत प्रतिष्ठित और मजबूत युवा थे। भीड़ में चेन त्यानहू, चेन यहान, चेन हाओहाई और अन्य लोग पहले से ही छिप गए थे। उनमें से प्रत्येक के पास 50 चेन फैमिली एलीट जूनियर थे। जैसे ही कोई परेशानी का संकेत मिलता, वे कार्रवाई के लिए तैयार रहते। जैसे ही चेन जियांग टूर्नामेंट मंच के मध्य में आया, भीड़ अचानक से शोर मचाने लगी। आश्चर्य की बात है, उसने वास्तव में आने की हिम्मत की। मैंने सुना है कि फाइनल जीतने के तुरंत बाद याओ परिवार उसे ले जाएगा। एक आदमी ने आश्चर्य से कहा। ऐसा कहा जाता है कि याओ परिवार के बुजुर्ग और उनके युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति के गायब होने में उसका हाथ है। याओ परिवार शायद उससे निपटने के बहाने के रूप में उस अपराध को उस पर थोप देगा। एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। इतनी कम उम्र में ही उसमें इतनी हिम्मत है। 2 दिन पहले उसने याओ चोंग का नरसंहार करने के बाद याओ परिवार के बुजुर्गों का सामना किया। चेन जियांग की ताकत भी अच्छी है और वह दूसरों की पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना निडरता से उन्हें धमकाने की हिम्मत भी रखता है। एक किशोर ने ईर्ष्या से भरकर कहा। बेशक, इस दुनिया में ताकत को हमेशा से ही सम्मान दिया गया है। जब तक आपके पास ताकत है, आप सब कुछ पा सकते हैं। दर्शकों की दलीलें और बातचीत सुनकर चेन जियांग को पता चल गया कि याओ परिवार ने जानबूझकर कुछ जानकारी जारी की है। इससे ये संदेश गया कि वे चेन परिवार से निपटने के लिए तैयार हैं, जो दोनों परिवारों के बीच युद्ध की शुरुआत का भी संकेत था। यह एक बहुत ही आम तरीका था। अन्य ताकतें अक्सर अपने विरोधियों को चेतावनी देने और धमकाने के लिए ऐसी जानकारी जारी करती थीं। टूर्नामेंट के मंच से कुछ ही दूरी पर एक मीनार थी। उस मीनार के ऊपर एक कमरे में आलीशान कपड़े पहने कई लोग रहते थे।
उनके इर्द गिर्द कई नौकरानियां और पहरेदार मौजूद थे। इसी से पता चलता था कि उनकी हैसियत वाकई असाधारण थी। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के सम्राट भी फाइनल देख रहे हैं। मैंने सुना है कि वह अपने बेटे का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं और उन्होंने कई शाही महल विशेषज्ञों को भी खरीदा है। वास्तव में यहाँ तक कि सभी शाही उपपत्नी भी फाइनल देखने के लिए यहाँ आए हैं। चेन जियांग की नज़र बहुत ही भयानक थी। टॉवर में बैठे लोगों के बीच वह ड्रैगन रोब तारांकन पहने हुए एक व्यक्ति को देख सकता था। उसके चेहरे पर एक राजसी भाव था। असाधारण चाल ढाल वाला वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति निस्संदेह दक्षिणी मार्शल साम्राज्य का सम्राट था। आम जनता के लिए शाही सत्ता उनसे कहीं ऊपर थी, लेकिन शक्तिशाली परिवारों के लिए वे बस उल्लेख के लायक नहीं थे। उन परिवारों की नज़र में सम्राट सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जो साम्राज्य का प्रबंधन करता था ताकि यह व्यवस्थित तरीके से विकसित हो सके। जनता के बीच किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं थी, इसलिए ये परिवार आम जनता से आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते थे। क्राउन प्रिंस उस दूर के टॉवर से उड़कर आया। उसने एक लाल और शानदार पोशाक पहनी हुई थी जो उसके पास मौजूद शानदार किंगडोम कौशल को प्रदर्शित कर रही थी। धीरे से वह टूर्नामेंट के मंच पर उतरा। उसके अकेले आगमन ने ही वहां मौजूद कई लड़कियों को चीखने पर मजबूर कर दिया। चेन जियांग मन ही मन उसे नीचा दिखा रहा था, सोच रहा था, देखो तुम कितने रौबदार लग रहे हो। रुको, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटूंगा कि तुम्हारे पिता सम्राट भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। सोंग नानमिंग ने तिरस्कार भरी आंखों से चेन जियांग को देखा और शांति से कहा, यदि आप खुद को शारीरिक पीड़ा से मुक्त करना चाहते हैं तो अभी भी कुछ समय है। सोंग नानमिंग को पता था कि चेन जियांग कितना मजबूत था, लेकिन सोंग नानमिंग अपनी जीत के प्रति बहुत आश्वस्त भी था। चेन जियांग ने सोंग नानमिंग के घमंडी और भयावह चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया कि उसके पास निश्चित रूप से एक और घिनौनी चाल है। इस बार चेन जियांग सतर्क और तैयार था, अन्यथा वह फिर से पीछे रह जाता। निश्चिंत रहो, मैं बहुत मोटी चमड़ी वाला हूँ। मुझे डर है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारा हाथ दुख जाएगा। चेन जियांग ने जवाब दिया। ये व्यंग्यात्मक लग रहा था, लेकिन उसने जो कहा वह सच था। हंफ, तुम आकाश की विशालता को नहीं जानते, सोंग नानमिंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि पूरे मैदान में मौजूद हर कोई उसे सुन सके। सोंग नानमिंग को इतना ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय करते देख चेन जियांग मन ही मन मुस्कुराया। अगर आपके पास जरूरी ताकत नहीं है तो जो कुछ भी कहा और किया गया सब बेकार है। शुरू करो। अगर कोई नियम तोड़ता है तो तुम पहले से ही परिणाम का अंदाजा लगा सकते हो। ग्रे रंग की पोशाक पहने एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। वह याओ परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि सबसे पुराने मार्शल कलाकारों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि वह मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के संस्थापक का वंशज था। सोंग नानमिंग ने पहले भी नियमों का उल्लंघन किया था, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए चेन जियांग कुछ नहीं कर सका या इस ओर ध्यान नहीं दिला सका। शुरुआत में सोंग नानमिंग ने दर्शकों का सामना किया और अपनी सुनहरी लाल पोशाक उतार दी। अंदर उसने सुनहरे रंग की चड्डी और सुनहरे जूते पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अमीर रईस मंच पर आया हो। आज मैं आपको हमारे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के शाही परिवार के मार्शल कौशल के बारे में कुछ बताऊंगा। मैं आपको ड्रैगन मार्शल तकनीक की दुर्जयता का अनुभव कराऊंगा। सोंग नानमिंग चिल्लाया। उसके शरीर से एक असामान्य भयंकर सांस निकली। ये चेन जियांग के एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई के समान थी, लेकिन इसमें इसकी प्राचीन और राजसी प्रभावशाली आभा की कमी थी। ड्रैगन मार्शल तकनीक, ये प्राचीन मार्शल तकनीकों में से एक थी। किंवदंती के अनुसार ये तकनीक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई थी जो बाद में एक दिव्य ड्रैगन में बदल गया। इसे डालने के बाद व्यक्ति को असली ड्रैगन जैसी ही प्रभावशाली शैली और शक्ति प्राप्त होगी। ये किंवदंती निश्चित रूप से बहुत ही भयानक थी, लेकिन ड्रैगन जितना भयानक होना बहुत ही मुश्किल था। सोंग नानमिंग की मुट्ठी की नीली नसों में बहते हुए सुनहरे सार को देखकर हर कोई अचंभित रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अपने जीवनकाल में रहस्यमय ड्रैगन मार्शल तकनीक को देख पाएंगे। चेन जियांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अपनी शक्तिशाली और अदृश्य दिव्य भावना को मुक्त कर दिया। उसने सोंग नानमिंग के पूरे शरीर को घेर लिया और सोंग नानमिंग के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकता था और यह भी देख सकता था कि उसकी सच्ची क्यूई कैसे घूम रही थी। साथ ही चेन जियांग ने पूरी प्रक्रिया को गुप्त रूप से अपने दिमाग में संग्रहित किया और फिर अपनी सच्ची क्यूई को भी पिछली विधि के अनुसार प्रवाहित किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन मार्शल तकनीक इस धर्मनिरपेक्ष दुनिया में दिखाई देगी। इसके हर हिस्से को याद रखना सुनिश्चित करें।
सू मेई याओ ने चेन जियांग को यह आदेश दिया। चेन जियांग ने पहले ही पूरी तकनीक सीख ली थी। इस समय सोंग नानमिंग ने अपनी क्यूई को प्रसारित करने की गहन विधि के कारण अपनी आंतरिक सच्ची क्यूई को बदल दिया था ताकि एक मजबूत और अधिक शक्तिशाली बल का उत्पादन किया जा सके। ड्रैगन आभा मुट्ठी। सोंग नानमिंग ने हवा में जोरदार छलांग लगाई, मानो चेन जियांग की ओर सुनहरी आभा फेंकी गई हो। सोंग नानमिंग की मुट्ठियां तेजी से बदल गईं, जो चील के पंजों जैसी अजीबोगरीब थीं। लगातार गड़गड़ाहट करते हुए एक के बाद एक सुनहरी क्यू आभा चेन जियांग की ओर उड़ी। हवा में झटकेदार लहरें भेजते हुए एक के बाद एक ध्वनि के धमाके हुए, जैसे ही वे चेन जियांग की छाती पर हिंसक रूप से वार करते हैं। गोल्डन क्यूई आभा के चेन जियांग की छाती पर लगने के बाद सोंग नानमिंग जल्द ही चेन जियांग के सामने आ गया। दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे की ओर उड़ गईं। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, उनके पीछे केवल विस्फोट ही हुए। मुट्ठियां बहुत तेज गति से आपस में टकराईं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो दोनों के पास हजारों भुजाएं हों। पलक झपकते ही कुछ सौ मुक्के पहले ही एक दूसरे पर लग चुके थे। हर मुक्का सच्ची क्यूई से भर गया, जिसके परिणामस्वरूप कई विस्फोट हुए। सोंग नानमिंग ने प्रत्येक मुट्ठी से क्यूई आभा फेंकी और एक क्यूई विस्फोट भी किया। इस तरह विशाल टूर्नामेंट मंच हिलने लगा, जबकि भयावह ध्वनि बूम ने अधिक से अधिक लोगों को थरथराया। लेकिन जिस बात ने सबको हैरान कर दिया वह ये नहीं था कि सोंग नानमिंग ने ड्रैगन मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया था, बल्कि यह तथ्य था कि चेन जियांग की मुट्ठियां सोंग नानमिंग के वार का समान रूप से सामना कर रही थीं। इसके अलावा चेन जियांग की मुट्ठियों की गति सोंग नानमिंग के मुक्कों के समान ही थी। इसके अलावा ये सब चेन जियांग के चेहरे पर एक सुकून भरे भाव के साथ किया गया था। TLN लोंग पाओ या ड्रैगन रोब चीन में सम्राट द्वारा पहने जाने वाले गाउन हैं। ये सिर्फ एक रोब है जिस पर एक ड्रैगन या कई ड्रैगन बने होते हैं। अगर आपको ये जानने में दिलचस्पी है कि यह कैसा दिखता है तो आप इसे यहाँ देख सकते हैं। यहाँ दिखाए गए सभी रोब लोंग पाओ हैं। अध्याय 56 जैसे को तैसा। भीड़ सोंग नानमिंग के तेज वार को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। उनमें से प्रत्येक वार बहुत शक्तिशाली क्यू आभा से ढका हुआ था, लेकिन चेन जियांग अपने प्रतिद्वंद्वी की गति को बनाए रखने में सक्षम था। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रत्येक वार के अंतिम स्थान का ठीक से अनुमान लगा रहा था और फिर अपने वार से सटीक रूप से जवाबी हमला कर रहा था। चेन जियांग एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई का इस्तेमाल कर रहा था। दोनों आकृतियों के बीच भयंकर बिजली चमक रही थी। जब वे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो गड़गड़ाहट हो रही थी। प्रत्येक जवाबी प्रहार के साथ एक गर्जना सुनी जा सकती थी। प्रत्येक अपनी क्यूई आभा तूफान पैदा कर रहा था। ये सोंग नानमिंग के तथाकथित ड्रैगन आभा मुट्ठी से कहीं अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली था। टूर्नामेंट स्टेज के ऊपर का दृश्य देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग आतिशबाजी की एक विशाल परेड के लिए जिम्मेदार हैं। सिवाय इसके कि अनगिनत चिंगारियों के बजाय वे दो लोगों की मुट्ठियों के आपस में टकराने से होने वाले घातक विस्फोट थे। ये सोंग नानमिंग ही था जिसने सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे पीछे हट रहा था। फिर भी किसी तरह वह गरिमा में बना रहा। उसकी दोनों मुट्ठियां अब सुन्न हो चुकी थीं। वह चेन जियांग के जोरदार ट्रू क्यूई को प्रत्येक जवाबी हमले से महसूस कर सकता था। लेकिन यह उससे भी बढ़कर था। सोंग नानमिंग ने यह भी सोचा था कि वह ड्रैगन ऑरा फिस्ट का इस्तेमाल करके चेन जियांग को जल्दी से हरा पाएगा, इसलिए सोंग नानमिंग ने मार्शल कौशल के लिए बहुत अधिक मात्रा में ट्रू क्यूई का इस्तेमाल किया था। फिर भी यह चेन जियांग द्वारा आसानी से खदेड़ दिया गया। ये खोया हुआ प्राचीन मार्शल कौशल ऐसा कुछ नहीं है जिसका उपयोग तुम जैसे लोग कर सकें। तुम ड्रैगन मार्शल तकनीक के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। चेन जियांग ने अचानक से मुंह बिचकाया क्योंकि उसके वार और भी भयंकर हो गए थे। अचानक वह कुछ कदम पीछे हट गया क्योंकि उसके पूरे शरीर से सुनहरी क्यूई निकलने लगी थी। उसकी दोनों मुट्ठियों पर सुनहरी सच्ची क्यूई उसकी मेरिडियन के अंदर बह रही थी। ठीक वैसा ही जैसा तब हुआ जब सोंग नानमिंग ने ड्रैगन मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया था। लेकिन पिछले दृश्य की तुलना में ये दृश्य बहुत अधिक दुर्जय लग रहा था। सुनहरी आभा बहादुरी से उभरी। चेन जियांग की आंखों में भी झलक रही थी। उसके हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे वे ठोस सोने से ढके हुए हों, जिससे ये भ्रम हो रहा था कि वे शक्तिशाली और शक्तिशाली ईगल पंजे में बदल गए हैं। वास्तव में सुनहरे तराजू एक एक करके टुकड़े टुकड़े करके दिखाई देने लगे। उनकी आभा बहादुरी से उभरी, स्लॉटर क्यूई के साथ मिलकर और घुल मिलकर लोगों की आत्मा को हिला देने में सक्षम हो गई। ड्रैगन मार्शल तकनीक किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त थी जो धातु से संबंधित सच्ची क्यूई का उपयोग करता था।
चेन जियांग की धातु से संबंधित सच्ची क्यूई सफेद बाघ के अनुरूप थी। चूंकि उसकी धातु से संबंधित सच्ची क्यूई में हत्या करने की मंशा थी, इसलिए जब उसने ड्रैगन मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया तो उसका प्रभावशाली तरीका न केवल उसकी धमकी देने वाली वध क्यूई के साथ मिला, बल्कि इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। उसकी प्रभावशाली आभा न केवल वध और भय की थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की आभा भी थी जो पूरी दुनिया का तिरस्कार करता था। अभिमानी सभी विश्व शक्तियों और प्रभावों को अनदेखा करते हुए वो वहां अकेला खड़ा था। उस दूर के टॉवर में सम्राट अपने सिंहासन से उग्रता से उठे। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें आश्चर्य की स्पष्ट झलक देखी जा सकती थी। चेन जियांग को देखते हुए सम्राट ने बड़बड़ाते हुए कहा, असंभव, असंभव, केवल हम शाही परिवार के लोग ही ड्रैगन मार्शल तकनीक जानते हैं। दुनिया में उसके जैसा कोई बदमाश इसे कैसे सीख सकता है। अचानक सम्राट के चेहरे पर शुद्ध कच्ची हत्या की मंशा दिखाई दी। पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के अंदर हमें कभी भी दूसरों को ड्रैगन मार्शल तकनीक को समझने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। केवल हम शाही परिवार के लोग ही ड्रैगन जाति के सच्चे वंशज माने जा सकते हैं। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन मार्शल तकनीक इतनी गहरी या महारत हासिल करने में मुश्किल थी। आखिरकार उसने बस वही चीजें अपनाई और फिर से बनाई जो उसने सोंग नानमिंग में देखी थी जब उसने इस तकनीक के लिए अपनी सच्ची क्यूई का संचालन किया था। हालांकि ये थोड़ा जटिल था, लेकिन चेन जियांग के पास एक बेहद शक्तिशाली और गहरी दिव्य भावना थी। उसने इसे आसानी से पूरी तरह से याद कर लिया और इसे अपने दिमाग पर अंकित कर लिया। अब जब उसने आखिरकार अपना नया कौशल आजमाया था तो उसके पूरे शरीर में एक आश्चर्यजनक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित हुई। तुमने ऐसा कैसे किया? दुनिया में तुमने ये कहाँ से सीखा? हम में से केवल वे ही लोग इसे सीख सकते हैं जिनके पास ड्रैगन रक्त विरासत में है। तुम्हारे जैसा एक साधारण मनुष्य। चेन जियांग ने एक कदम उठाया जो जोरदार धमाके के साथ फटा। वास्तव में मोटी लकड़ी से बना टूर्नामेंट स्टेज भी अचानक कुचल गया। इस एक कदम की अत्याचारी ताकत के नीचे पूरी तरह से ढह गया। धुआं और धूल सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे देखने वाले सभी लोग हैरान रह गए। भयावह शक्ति के इस स्तर के कारण मंच के पास खड़े सभी लोग पीछे हट गए। उन्हें डर था कि अगर वे मंच के बहुत करीब रहे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा ट्रू क्यूई की खपत होती है, लेकिन इसकी शक्ति भी उतनी ही शानदार है। वास्तव में यह एक खोई हुई प्राचीन मार्शल स्किल की उपाधि के योग्य है। चेन जियांग अपनी ताकत पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने इस शक्तिशाली मार्शल स्किल को सीखने की उम्मीद नहीं की थी। चेन जियांग को बहुत बड़ी फसल मिली थी। सोंग नानमिंग को ये देखकर झटका लगा, लेकिन चेन जियांग के मन में इस बात को लेकर नफरत और ईर्ष्या भी थी कि वह उसी ड्रैगन मार्शल तकनीक को कैसे प्रदर्शित कर सकता है, फिर भी इतने गहरे और शक्तिशाली स्तर पर। इसने सोंग नानमिंग को तकनीकों की भयावह गहराई के बारे में जानकारी दी, फिर भी वह चेन जियांग के समान बल के स्तर तक नहीं पहुंच सका। चेन जियांग, मुझे दोष मत दो। अपनी योग्यता दिखाने के लिए खुद को दोष दो। सोंग नानमिंग की आंखों में अचानक एक क्रूर और निर्दयी आभा की झलक दिखाई दी। उसने अपने हाथ को जोर से हिलाया, जैसे 10 बहुत ही बारीक और छोटी सुइयां धूल के घने धुएं में घुसकर सीधे चेन जियांग की ओर उड़ रही हों। हालांकि हर जगह धुआं उड़ रहा था, चेन जियांग की दिव्य भावना अभी भी बहुत भयानक थी। वह अपने आसपास की सभी वस्तुओं की हरकतों को पूरी तरह से समझ सकता था। इसमें वे छोटी छोटी सुइयां भी शामिल थीं जो उस समय सीधे उसकी ओर उड़ रही थीं। जैसे ही सुइयां चेन जियांग की ओर उड़ी, वह चिल्लाया और अचानक उसके सामने आग की एक दीवार दिखाई दी। ये रसायन विज्ञान की सच्ची क्यूई आग थी, जो लोहे से भी ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा गर्मी प्रतिरोधी पदार्थों को भी परिष्कृत करने में सक्षम थी। उन छोटी सुइयों के पास कभी कोई मौका नहीं था। आग की दीवार से टकराने पर वे सुइयां तुरंत पिघल गईं। आग की दीवार भी जल्द ही गायब हो गई। कुछ ही देर बाद धुआं भी छंटने लगा। उस शक्तिशाली ड्रैगन क्यू आभा को अपनी दोनों मुट्ठियों में दबाते हुए चेन जियांग कदम दर कदम सोंग नानमिंग की ओर बढ़ा। ड्रैगन ऑरा फिस्ट, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी दोनों मुट्ठियां उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर पागलों की तरह टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सुनहरे उल्काएं सोंग नानमिंग पर बरस रही हों। सोंग नानमिंग अभी भी इस तथ्य के कारण चकित था कि चेन जियांग उन छोटी छिपी हुई सुइयों से भी बच सकता था। सोंग नानमिंग को ये भी नहीं पता था कि जब ड्रैगन ऑरा की मुट्ठियां उस पर बरस रही थीं, पलक झपकते ही उसके पूरे शरीर पर उन कठोर सुनहरी मुट्ठियों ने सैकड़ों बार प्रहार किया था।
उसके शरीर पर प्रहार की आवाज आकाश को हिला देने वाली वज्र की तरह थी, फिर भी यह भयंकर पटाखों की तरह थी जो एक के बाद एक लगातार फूट रहे थे। सॉन्ग नानमिंग के पूरे शरीर पर इतनी भयंकर और पागलपन से हमला किया गया कि उसके मांस, हड्डियों और यहाँ तक कि मेरिडियन का हर टुकड़ा फट गया और टूट गया। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक साथ निचोड़कर पेस्ट बना दिया गया हो। वह जमीन पर पड़ा था, मांस पाई के एक बड़े टुकड़े की तरह, किसी तरह अभी भी जीवित था। तकनीकी रूप से चूंकि वह मरा नहीं था, इसलिए इस क्रूर पिटाई को नियमों का उल्लंघन नहीं माना गया। हालांकि सॉन्ग नानमिंग को जीवित मृतकों में से एक माना जा सकता है। वह मानव जैसा कुछ भी कैसे हो सकता है? वहां केवल सड़े हुए मांस की एक पोटीन बची थी। मैदान में मौजूद सभी लोगों को उल्टी आ गई। कुछ लोग तो और भी डर गए और उल्टी करते हुए चीखने लगे। वह चीज पहले वाले घमंडी, सुंदर और डरावने क्राउन प्रिंस से जरा भी मेल नहीं खाती थी। तुमने यही कहा था। चेन जियांग ने सोचा कि वह सही था और उसने घमंडी क्राउन प्रिंस को बहुत ही सरल सबक सिखाया। मूल रूप से वह केवल सॉन्ग नानमिंग को हराना चाहता था, लेकिन जब उसने उन खतरनाक सुइयों से हमला किया तो चेन जियांग क्रोध से भड़क उठा और अपनी शक्ति को रोक नहीं सका और अपनी पूरी ताकत के 80% के साथ विस्फोट कर दिया। नानमिंग दूर से एक दहाड़ सुनाई दी, फिर भी उसने विस्तृत मैदान में दर्शकों के कान हिला दिए। लॉन्ग पाव पहने एक बहुत ही गुस्से में अधेड़ उम्र का आदमी अचानक सॉन्ग नानमिंग के पास आ गया, जिसकी हालत ये थी कि वह अभी भी जीवित है या नहीं, ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल था। ये दक्षिणी मार्शल साम्राज्य का सम्राट सोंग वू था। मैदान पर मौजूद सभी लोग पिछली घटना से अभी भी सदमे में थे। चेन जियांग ने सम्राट के बेटे को अपंग बना दिया था, और सम्राट किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। हो सकता है कि जल्द ही कोई बड़ी लड़ाई छिड़ जाए। क्राउन प्रिंस को वापस इंपीरियल पैलेस ले जाओ, सोंग वू ने अपने पीछे खड़े 2 लोगों पर चिल्लाते हुए कहा। वे इंपीरियल पैलेस के विशेषज्ञ थे जो सोंग वू के ठीक बाद आए थे। वे पहले भी उसके साथ टूर्नामेंट देखने आए थे, इसके अलावा वे बहुत ताकतवर भी थे। चेन जियांग ने किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया, और सोंग नानमिंग के पिता के रूप में वह सोंग नानमिंग द्वारा टूर्नामेंट में इस्तेमाल की जाने वाली तुच्छ चालों से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। सम्राट ने अनुमान लगाया कि चेन जियांग को पता चल गया होगा और वह नाराज हो गया। क्राउन प्रिंस की तुच्छ चालों का पता यहाँ सभी को न चले, इसके लिए सम्राट ने दूसरों को सोंग नानमिंग को याओ परिवार के पास भेजने के बजाय उसे वापस शाही महल में ले जाने के लिए कहा। सम्राट की प्रतिष्ठा किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर आम लोगों को पता चल गया कि क्राउन प्रिंस किस तरह से धोखेबाजी का सहारा लेता है, तो दक्षिणी मार्शल साम्राज्य पर शासन करने के दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इस तरह की बात याओ परिवार को पता चल गई, तो वे इसे ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और सम्राट को ऐसी चीजें करने के लिए धमकाएंगे जो वह नहीं करना चाहता। चेन जियांग को जल्द ही सोंग वू के कृत्य में छिपे कारण का पता चल गया। चेन जियांग ने बस मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में आप एक देश के सम्राट हैं। आपने अभी जो निर्णय लिया है अपने बेटे को याओ परिवार में न रखने का, वह शानदार था। जल्द ही आपको एहसास होगा कि आपने जो कदम उठाया है उससे आपको बड़ा लाभ हुआ है और आप एक बड़ी मुसीबत से भी बच गए हैं। सोंग वू ने ठंडे स्वर में कहा, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेते समय चोट लगना सामान्य बात है, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा जोर लगाया। बेहतर होगा कि तुम उम्मीद करो कि क्राउन प्रिंस ठीक हो, अन्यथा। अपनी धमकी देने के बाद सोंग वू तेजी से भाग गया। सम्राट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि इस घटना के लिए चेन जियांग जिम्मेदार था। सभी ने गहरी सांस ली, साथ ही उन्होंने सोंग वू के दिमाग की प्रशंसा की। अध्याय 57, आसमान से परे आसमान। चेन जियांग उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया जो टूर्नामेंट की अध्यक्षता कर रहा था और पूछा, मैं इस टूर्नामेंट का विजेता हूँ, क्या अब मैं पुरस्कार प्राप्त कर सकता हूँ? बूढ़े आदमी के चेहरे पर बेबसी का भाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मैं सिर्फ टूर्नामेंट की अध्यक्षता कर रहा हूँ, इनाम मैं नहीं बांटता। सच्चा एलिमेंटल डांस संप्रदायों द्वारा दिया जाता है। उनके मूल्यांकन से गुजरने के बाद तुम्हें यह मिल जाएगा। चेन जियांग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान चमक उठी। हालांकि यह बहुत ही आकर्षक लग रहा था, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को बेबुनियाद डर महसूस हुआ और वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ ही पल पहले एक जबरदस्त स्लॉटर क्यूई ने चुपके से उसके शरीर और आत्मा में गहरी खुदाई की थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मौत करीब है। दरअसल अभी कुछ समय पहले ही चेन जियांग बहुत गुस्से में था और उसने अनजाने में बहुत ज्यादा मात्रा में स्लॉटर क्यूई छोड़ दिया था। इस टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर अब तक उसे पता था कि इसे दूसरों ने हेरफेर किया है।
यहाँ तक कि अंतिम विजेता के लिए भी उस सच्चे एलिमेंटल डैंग को पाना बहुत मुश्किल होगा। चेन फुरोंग आया, हालांकि वह चेन परिवार के वरिष्ठों में से एक था। मार्शल संप्रदाय में याओ परिवार के सदस्यों के साथ पक्षपात करने की इच्छा के कारण वह अपने परिवार के विकास को रोकना चाहता था, यहाँ तक कि उसने अपने परिवार के मुखिया पर हमला भी किया। इससे पहले जब चेन फुरोंग ने चेन तियानहु को घायल कर दिया था, तो पूरा चेन परिवार, चाहे उनका पद ऊंचा हो या नीचा, चेन फुरोंग को अपना सदस्य नहीं मानता था। चेन फुरोंग के पीछे एक सुंदर, नाजुक और गोरी त्वचा वाला आदमी था। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। उसके पूरे शरीर में एक बहुत ही शुद्ध ट्रूखी हुई थी। केवल इसी बात से कोई यह बता सकता था कि इस मार्शल कलाकार की ट्रूखी हुई आश्चर्यजनक रूप से जीवंत और शुद्ध थी। चेन जियांग, मुझे नहीं लगा था कि तुम डैंग किंग हॉल को सफलतापूर्वक खोल पाओगे। इसके अलावा तुमने मेरे नए प्रशिक्षु को भी नुकसान पहुंचाया। याओ चोन के गुरु वास्तव में चेन फुरोंग थे। चुप रहो, तुम परिवार के गद्दार हो। तुम हमारे चेन परिवार का हिस्सा नहीं हो। मैं जो करना चाहता हूँ वह मेरा अपना मामला है और तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरी डैन शॉप को तुम्हारी एक बूढ़े कुत्ते की स्वीकृति क्यों लेनी होगी? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम बस एक बूढ़े कुत्ते हो जिसकी खासियत दूसरों के जूते चाटना है। चेन जियांग जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। छिपे हुए चेन परिवार के हर एक सदस्य ने इसे सुना और उनके दिलों को सुकून मिला। तुम कमीने बदमाश हो, तुम मौत चाहते हो। चेन फुरोंग का चेहरा गुस्से के कारण बहुत लाल हो गया था और वह खुद आकर चेन जियांग से लड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे उसके पीछे खड़े आदमी ने रोक दिया। मुझे और इस दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के सबसे ताकतवर किशोर को आपस में लड़ने दो। मैं देखना चाहता हूं कि वह किस क्षमता से सच्चे एलिमेंटल डैंग को छीनना चाहता है। उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर समझता हो। चेन जियांग ने रूखे और ठंडे लहजे में जवाब दिया, आप दोनों संप्रदायों का हिस्सा हैं और उनकी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। आपको सिर्फ उन्हीं मामलों में हिस्सा लेना है, फिर भी आप अपने संप्रदाय के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हैं। खास तौर पर यह बूढ़ा आदमी। अगर तुम जीत गए तो ये सच्चा एलिमेंटल डैंग तुम्हारा है। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मरना होगा। आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं हार गया तो मुझे क्यों मरना पड़ेगा? चेन जियांग ने व्यंग्य किया, क्योंकि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बाद कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जीता है। झांग लांग ने गर्व से कहा। चेन जियांग जोर से हंसने लगा, मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। क्या तुम अभी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर नहीं हो? उन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की नज़र में तुम कुत्ते के मल के समान हो। यह मत सोचो कि संप्रदाय की दुनिया से बाहर आने के बाद तुम मेरे राजा हो जाओगे। यहाँ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश मत करो। आखिरकार ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा करने की पर्याप्त क्षमता भी नहीं है। झांग लॉन्ग गुस्से में था क्योंकि ठंडी कीवी उसके पूरे शरीर में फैलने लगी थी। उसकी आंखें जानलेवा इरादों से भरी हुई थीं। आज तुम निश्चित रूप से मरने वाले हो। चेन जियांग को नहीं पता था कि चेन फुरोंग को ऐसा जिद्दी आदमी कैसे मिल गया। ऐसा लगता था कि उसकी नज़र में जो लोग किसी संप्रदाय में नहीं थे, वे सिर्फ चींटियां थे। इस समय भीड़ पीछे हट चुकी थी। मॉडल मार्शल दायरे के 8वें स्तर के विशेषज्ञ के साथ लड़ाई में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन साथ ही वे आगामी मैच के लिए बहुत उत्साहित भी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर उन्होंने जो सुना वह सच है, तो पुरस्कार पाने के लिए चेन जियांग को मार्शल आर्ट संप्रदाय के शिष्य को हराना होगा। उनकी लड़ाई को देखना ही बहुत सौभाग्य की बात मानी जा सकती थी। आखिरकार यह एक मार्शल आर्ट संप्रदाय का शिष्य था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मैच देखने वाले मार्शल कलाकारों को कई लाभ देगा। मैदान लकड़ी के टुकड़ों से भरा हुआ था, जो सब चेन जियांग के पिछले स्टॉम्प के कारण था जिसने पूरे टूर्नामेंट चरण को नष्ट कर दिया था। चेन फुरोंग पीछे हट गया, उसे झांग लॉन्ग पर बहुत भरोसा था। चेन फुरोंग ने सोचा कि इस बार चेन जियांग निश्चित रूप से मर जाएगा और फिर चेन परिवार पूरी तरह से याओ परिवार द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। इससे मार्शल आर्ट संप्रदाय में उस याओ परिवार के सदस्य के साथ उसके संबंध बहुत बेहतर हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। क्या आपको लगता है कि अभी मुझसे जीतना गौरवशाली माना जा सकता है? मैं केवल 16 साल का हूँ, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह अभिव्यक्ति ऐसी लग रही थी जैसे वह मुस्कुरा रहा था, फिर भी नहीं, जिससे एक बड़ा विरोधाभास पैदा हो गया। अगर वह न बोलता तो यहाँ मौजूद हर कोई उसकी उम्र के बारे में भूल जाता।
ये सोचकर सभी ने अपने दिल में आह भरी। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उसने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रतिष्ठित और शक्तिशाली किशोर था। ठीक है, मैं तुम्हें एक चाल चलने की अनुमति देता हूँ। मैं यहाँ बिना हिले डुले खड़ा रहूंगा, लेकिन उसके बाद मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। झान लोंग अभी अभी आया था और चेन फुरोंग ने उसे बताया था कि चेन जियांग केवल नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर था। चूंकि झोंग लोंग नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर था, इसलिए वह इस तथ्य से बहुत घृणा करता था कि दूसरा पक्ष एक कीमियागर था और निश्चित रूप से मार्शल पद पर केंद्रित नहीं था, इसलिए निश्चित रूप से वह काफी कमजोर था। सामान्य दुनिया में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर कोई भी व्यक्ति पहले से ही शीर्ष मार्शल कलाकारों में से एक माना जाता था। लेकिन मार्शल आर्ट संप्रदायों के शिष्य भी समृद्ध स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर सकते थे, साथ ही स्पिरिट ग्रेड भोजन और डैन भी खा सकते थे। उनके सच्चे क्यूई अभ्यास भी बहुत अच्छे थे। इन सभी कारकों को मिलाकर सामान्य दुनिया के लोग संप्रदाय के मार्शल कौशल के स्तर से मेल खाने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। तुम मुझे एक भी चाल चलने दोगे? चेन जियांग की आवाज में कोई भाव नहीं था, लेकिन वह मन ही मन खुश था। मॉर्टल मार्शल रियल्म एक्सपर्ट का 8वां स्तर बिना किसी प्रतिशोध के उसकी मुट्ठी से मारा जाने वाला था। झोंग लोंग का तो कहना ही क्या, भले ही वह मॉर्टल मार्शल रियल्म के 9वें स्तर का कोई व्यक्ति ही क्यों न हो, उसे निश्चित रूप से बाद में अच्छा नहीं लगेगा। झांग लोंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हें इस एक हमले में अपनी सारी शक्ति निकाल देनी होगी, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का आखिरी हमला होगा। इसके बाद तुम मर जाओगे। मैं हमला करने जा रहा हूँ। चेन जियांग कुछ कदम पीछे हट गया। अपने दिल में वह चुपके से बहुत खुश था। उसने नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतना घमंडी बेवकूफ भी होगा। झांग लोंग ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। उसका पूरा शरीर थोड़ा हिल गया क्योंकि उसके शरीर से एक शुद्ध सफेद धुंध निकली, जो बाद में एक मजबूत क्यूई आभा में बदल गई। इसने एक क्यूई आवरण बनाया जिसने उसके पूरे शरीर को ढांक लिया। पूरी भीड़ क्यूई आभा ढाल को महसूस कर सकती थी और यह भी देख सकती थी कि यह कितनी मजबूत है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब क्यूई ढाल बनाई गई थी तो उसके किनारे की लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े तुरंत पाउडर में बदल गए थे। तुम्हारे पास निश्चित रूप से कुछ साधन है, लेकिन ये केवल इस स्तर पर है। तुमने मुझे निराश किया है, चेन जियांग ने अपने दिल में सोचा, जबकि वह ताई ची दिव्य व्यायाम का संचालन कर रहा था और अपने शरीर में सच्ची क्यूई के 5 तत्वों को जुटा रहा था। पिछली बार जब वह नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर था, तो उसने उन्हीं 5 तत्वों ट्रू क्यूई का उपयोग करके चेन यहान को हराया, उन्हें मिलाकर यूनिवर्सल फोर्स में बदल दिया। यह एक अराजक प्राचीन शक्ति थी जो समय की शुरुआत से ही अस्तित्व में थी। ये वह शक्ति थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। इसकी सच्ची शक्ति अथाह थी। हालांकि चेन जियांग की यूनिवर्सल फोर्स अभी भ्रूण अवस्था में ही थी, फिर भी यह अभी भी बेहद भयानक था। पिछली बार जब उसने इसे डाला था तो उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द से गुजरा था, लेकिन अब ये पूरी तरह से अलग मामला था। वह अब नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर था। इसके अलावा उसका शरीर अमर और शैतान पूल में शोधन से गुजरा था। धीरे धीरे उसका शरीर अमर और शैतान शरीर में बदल गया था। अब उसका शरीर इस प्राचीन सार्वभौमिक बल का सामना करने में पूरी तरह सक्षम था। यह उनका सबसे बड़ा हथियार था, उनका सबसे मजबूत कार्ड जिसका उन्होंने बहुत कम इस्तेमाल किया। जब उन्होंने देखा कि उनके सामने खड़ा विरोधी पक्ष एक मूर्ख है जो मरना चाहता है, तो वे निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे और निश्चित रूप से दूसरे पक्ष की इच्छा का पालन करेंगे। जब उनका प्रतिद्वंद्वी मर जाता है तो वे उन्हें अपने शरीर से यह बताते और महसूस कराते हैं कि लोगों से परे लोग, आसमान से परे आसमान क्या है। TLN मूल रूप से इसका मतलब है, चाहे आप खुद को कितना भी अच्छा क्यों न समझें, हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जो आपसे बेहतर होता है। मूल रूप से यह मूल मुहावरे आसमान से परे आसमान का केवल आधा हिस्सा था, लेकिन मैंने इसे पूरा जोड़ दिया। पूरा मुहावरा एक बेहतर और अधिक संपूर्ण संदेश देता है। 5 तत्व सच्चे क्यूई जल्द ही चेन जियांग के भीतर एक साथ मिल गए, खुद को सार्वभौमिक शक्ति में बदल दिया। यह उसकी बाहों में बढ़ गया, फिर भी इसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं दिखा। इस समय चेन जियांग ने छलांग लगाए और झांग लोंग की ओर दौड़ा। अध्याय 58 युद्ध की प्रस्तावना। चेन जियांग को अपनी ओर आते देख और बिना किसी प्रकार की सांस में उतार चढ़ाव के झांग लोंग ने अपने होठों को भींच लिया और तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य प्रदर्शित किया। चेन जियांग की गति तेज नहीं थी। आखिरकार वह एक खड़े लक्ष्य पर हमला करने जा रहा था, लेकिन उसकी मुट्ठी पर 5 तत्वों ट्रू क्यूई के सम्मिलन से उत्पन्न सार्वभौमिक बल था। स्वर्गीय बाघ तूफान हत्या मुट्ठी। चेन जियांग झांग लोंग के सामने आ गया।
चेन जियांग की मुट्ठियां हिलते हुए गड़गड़ाने लगी। अचानक उसकी दो मुट्ठियों के ऊपर एक पारदर्शी बाघ का सिर दिखाई दिया। बाघ के सिर ने अपने बड़े जबड़े खोले और सीधे झांग लॉन्ग की गर्वित की हुई आभा ढाल को भेदते हुए बिना किसी बाधा के उसकी छाती पर वार किया। क्यूई शील्ड एक पल में टूट गई। चेन फुरोंग और झांग लॉन्ग दोनों अपने दिलों में बुरी तरह से चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, मुट्ठी पहले ही झांग लॉन्ग के सामने आ चुकी थी। चेन जियांग की मुट्ठी, जिसमें वह रहस्यमय शक्ति थी, झांग लॉन्ग की छाती पर सीधे वार किया। जैसे ही मुट्ठी झांग लॉन्ग की छाती पर लगी, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में असीम शक्ति का प्रवाह हो रहा है और उसके शरीर के हर इंच को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर रहा है। उसी क्षण उसने महसूस किया कि उसके शरीर में तरह तरह के दर्द फूट रहे हैं, और फिर वह अपनी चेतना खो बैठा, इस दुनिया से हमेशा के लिए खो गया। पूरी भीड़ मूर्तियों की तरह डरी हुई थी, लेकिन वे भी अपने मन में कुछ पल पहले के दृश्य को बार बार दोहराए बिना नहीं रह सके। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी से उस दुर्जय की हुई ढाल को भेद दिया, जो झांग लॉन्ग की छाती पर बिना किसी बाधा के लगी। तुरंत उसके शरीर के भीतर से खून की धुंध फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर एक टमाटर था जिसे बेरहमी से जमीन पर कुचल दिया गया था, लाल गूदा बन गया था। चेन जियांग की सिर्फ एक मुट्ठी और झांग लॉन्ग, जो नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर था, मांस की प्रोटीन बन गया। वह खून की धुंध अभी भी विस्तृत मैदान में तैर रही थी, हवा के साथ बह रही थी, बीच बीच में मछली की गंध आ रही थी। इससे हर किसी के गले में मतली की भावना पैदा हो गई। देखने वाली भीड़ अपने दिल की गहराई तक हैरान थी, ये दृश्य हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गया था। चेन जियांग उदासीन दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अपना हाथ लहराते हुए और अपनी असली की हुई आग को छोड़ते हुए उस मांस की पुट्टी को जमीन पर जला दिया। इसके बाद उसने झांग लॉन्ग की स्टोरेज थैली उठाए और उसे अपने में फेंक दिया। मैंने संप्रदाय के शिष्य को हरा दिया, अब मुझे सच्चा तत्व दान दो। चेन जियांग ने चेन फुरोंग को ठंडे अंदाज में देखा। हालांकि उसने झांग लॉन्ग को मार दिया था, चेन जियांग अपने दिल में जानता था कि उसे सजा नहीं मिलेगी। उसकी राय में इस तरह के घमंडी, अहंकारी और घमंडी आदमी को मार्शल आर्ट संप्रदायों में से किसी ने भी कभी स्वीकार नहीं किया होगा। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि झांग लॉन्ग ने उनके नियमों का उल्लंघन किया था और नियमित दुनिया में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। चेन फुरोंग की सफेद भौहें पागलों की तरह फड़क रही थीं, खून से लथपथ आंखें, वह गंभीर और भयानक लग रहा था। वह गुस्से में था। उसने चेन जियांग से इतनी ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ एक मुक्का और झांग लॉन्ग अंदर से फट गया था। चेन फुरोंग के लिए भी यह उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, चेन फुरोंग चिल्लाया। क्यों? चेन जियांग ने ठंडे और बलपूर्वक पूछा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने याओ त्यानहुआ और याओ परिवार के एक बुजुर्ग को भी मार डाला। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के प्रबंधन परिवार के सदस्यों को मारने के कारण तुम्हें पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। चेन फुरोंग ने जोर से चिल्लाकर दर्शकों को चौंका दिया। पहले उन्होंने नहीं सोचा था कि याओ त्यानहुआ को चेन जियांग ने मारा था। फिर भी अब सभी को इस पर जरा भी संदेह नहीं था, क्योंकि चेन जियांग की ताकत ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, गैर जिम्मेदाराना बातें मत करो, चेन जियांग ने उदासीनता से कहा। उसके और याओ परिवार के बीच के रिश्ते को देखते हुए, भले ही कुछ भी उजागर न हुआ हो, चेन और याओ परिवार अभी भी युद्ध में उतरेंगे, ये सिर्फ समय की बात थी। चेन फुरोंग ने व्यंग्य किया। एक प्राचीन गुप्त विधि का उपयोग करके हमने याओ त्यानहुआ की बची हुई आत्मा को इकट्ठा किया है। उसने खुद हमें बताया। क्या आप सुनना चाहते हैं? बोलने के बाद चेन फुरोंग ने एक हथेली के आकार का पीला कागज दिखाया जिस पर कई तरह के पैटर्न थे। इसे देखकर चेन जियांग बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसे पता था कि यह एक तावीज़ था। यह एक बहुत ही दुर्लभ, रहस्यमय और डरावनी चीज थी। केवल कुछ ही लोग जानते थे कि ऐसी चीज कैसे बनाई जाती है। तावीज़ विशेषज्ञ, उसने अक्सर सू मेयाओ और बाई यूयू को इनका उल्लेख करते सुना था, यहाँ तक कि वे दो रहस्यमय सुंदरियां भी लगातार इस पेशे के लिए लालायित रहती थीं। चेन फुरोंग ने एक मंत्र पढ़ा और अपनी सच्ची की हुई को ताबीज में डाल दिया। इसके तुरंत बाद ताबीज के ऊपर का पैटर्न अचानक चमक उठा और सभी ने एक बहुत ही भयानक आवाज सुनी। चेन जियांग ने हमें मार डाला, चेन जियांग ने हमें मार डाला। आवाज ऐसी लग रही थी मानो नर्क से आ रही हो, बेहद डरावनी और आक्रोश से भरी हुई। इसे सुनकर हर किसी की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। अब आपको क्या कहना है? चेन फुरोंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसने आखिरकार अपना तुरुप का पत्ता दिखाया, जो चेन और याओ परिवार के बीच संघर्ष को तेज कर सकता है।
दोनों परिवारों को पूर्ण पैमाने पर युद्ध के लिए उकसा सकता है। जब तक वह याओ परिवार को चेन परिवार को खत्म करने में मदद करता है, तब तक याओ परिवार निस्संदेह उसका बहुत आभारी रहेगा। चेन जियांग द्वारा याओ तियानहुआ की हत्या की पुष्टि करने वाले ऐसे अकाट्य सबूतों के साथ हर कोई बहुत हैरान था। शुरू में कुछ लोग अभी भी अनिश्चित थे, लेकिन अब वह अनिश्चितता धुएं के गुबार में गायब हो गई थी। सही है, मैंने याओ तियानहुआ और याओ परिवार के बुजुर्ग को मार डाला, चेन जियांग ने शांति से कहा। हर कोई इस तथ्य की प्रशंसा कर रहा था कि वह इस समय भी इतना शांत कैसे रह सकता है। हम याओ परिवार चेन परिवार से तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम में से एक का सफाया नहीं हो जाता। याओ तियानहुआ से मिलता जुलता एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी बाहर कूदा और चिल्लाया। ये याओ परिवार के कुलपति याओ होंग थे। वे ही थे जिन्होंने सबसे पहले मुझे मारने की कोशिश की। उन्होंने हत्यारे भी भेजे। उस दिन हम चेन परिवार ने एक भोज का आयोजन किया और कई प्रमुख परिवारों को आमंत्रित किया। आप याओ परिवार परेशानी पैदा करना चाहते थे और दूसरे परिवार के बच्चों को मारने के लिए विभिन्न हत्यारे भेजे। इस तरीके से आप चाहते थे कि दूसरे परिवार हमारे चेन परिवार के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाएं। चेन जियांग ने उदास होकर कहा। हालांकि उसके पास कोई निर्णायक सबूत नहीं था, लेकिन उसने जो भी कहा वह सच था। निंदा करने वाले आरोप, हम याओ परिवार ऐसा कभी नहीं करेंगे, याओ होंग चिल्लाया। वह जानता था कि चेन जियांग के पास कोई सबूत नहीं था। याओ परिवार के हत्यारे बहुत ही सावधानी से काम करते थे और अपने निशानों को छिपाना सुनिश्चित करते थे। चेन जियांग ने ठंडी मुस्कान बिखेरी, इससे पहले कि उसका शरीर अचानक गायब हो जाता और एक बूढ़े आदमी के सामने फिर से प्रकट होता। ये बूढ़ा आदमी याओ परिवार के बुजुर्गों में से एक था। हालांकि यह बुजुर्ग महसूस कर सकता था कि कोई उसके पास आ रहा है, लेकिन वह समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा। चेन जियांग की हरकतें कहीं ज्यादा तेज थीं। एक ही चाल में उसने अपने विरोधियों की सच्ची चीख को तितर बितर कर दिया। मेरे पास मत आओ वरना मैं उसे मार डालूंगा, चेन जियांग ने कहा। उसकी हथेली उस याओ परिवार के बुजुर्ग के सिर पर लगी और वह अचेत हो गया। याओ परिवार के बुजुर्ग याओ परिवार की ताकत का स्रोत थे, इसलिए याओ परिवार के सदस्यों ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। चेन जियांग, आज तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। अगर तुम आत्मसमर्पण कर देते हो तो मैं तुम्हारी लाश को सुरक्षित छोड़ दूंगा, चेन फुरोंग ने धमकी दी। हालांकि वो कुछ नहीं कर सकता था, अन्यथा चेन जियांग याओ परिवार के बुजुर्ग को मार सकता था और फिर चेन फुरोंग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता। सभी ने सोचा कि चेन जियांग ने याओ परिवार के बुजुर्ग को बंधक बना लिया है, लेकिन ये सच्चाई से बहुत दूर था। वह बस याओ परिवार के बुजुर्ग पर बाई यूयू के अजीब मार्शल कौशल का उपयोग करना चाहता था, जो दूसरे पक्ष की चेतना को नियंत्रित कर सकता था और उन्हें सच बोलने पर मजबूर कर सकता था। चेन जियांग ने अपनी दिव्य भावना याओ परिवार के बुजुर्ग के सिर में डाल दी और उस अजीबोगरीब अभ्यास के अनुसार क्यूई का संचालन किया। याओ परिवार के बुजुर्ग तब सुस्त अवस्था में आ गए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह आपका याओ परिवार था जिसने प्रमुख परिवार के बच्चों को मारने के लिए हत्यारे भेजे थे? चेन जियांग ने पूछा। हाँ, याओ परिवार के उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया। उत्तर सुनकर याओ होंग का चेहरा अचानक बहुत बदसूरत हो गया क्योंकि पूरा मैदान शोर से भर गया। पहले जब उन्होंने चेन जियांग की बात सुनी तो उन्हें इस पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब जब याओ परिवार के एक बुजुर्ग ने इस तथ्य को स्वीकार किया तो इस पर विश्वास न करना बहुत मुश्किल था। क्यों? चेन जियांग ने पूछताछ जारी रखी। चूंकि चेन परिवार की ताकतें धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रही थीं, इसलिए एक बार चेन परिवार ने डैन व्यवसाय में कदम रखा तो ये हमारे याओ परिवार के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए हमने चेन परिवार के भोज में भाग लेने वाले प्रमुख परिवारों का फायदा उठाया और उन परिवारों के बच्चों को मारने की कोशिश की, जिससे वे चेन परिवार के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गए। ऐसा करने से ये हमारे याओ परिवार के लिए फायदेमंद होगा, उस याओ परिवार के बुजुर्ग ने जवाब दिया। चेन जियांग ने व्यंग्य करते हुए कहा, देवियों और सज्जनों, याओ परिवार ने कई घृणित काम किए हैं। हमारे चेन परिवार ने आम लोगों को कम कीमत वाले डैन दिलाने के लिए डैन किंग हॉल की स्थापना की। फिर भी याओ परिवार ने हमें डैन किंग हॉल खोलने से रोकने की पूरी कोशिश की। उनका उद्देश्य स्पष्ट है और बहुत सरल है। वे हर किसी की मेहनत से कमाए गए स्पिरिट कॉइन को पाना जारी रखना चाहते हैं ताकि आप उनके याओ परिवार की महंगी डैन शॉप चुनें। अध्याय 59 युद्ध शुरू होता है। याओ होंग क्रोधित था। उसने चिल्लाया, चेन जियांग, आखिरकार हमारे याओ परिवार के बुजुर्ग को नियंत्रित करने के लिए आपने किस अजीब राक्षसी तकनीक का इस्तेमाल किया? चेन जियांग,
तुमने हमारे याओ परिवार की अद्वितीय प्रतिभा को मार डाला और अब तुम हमारे याओ परिवार को बदनाम करना चाहते हो। हमें, याओ परिवार को, तुम्हारे चेन परिवार को मिटा देना चाहिए। चेन जियांग ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, याओ त्यानहुआ एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्या इसीलिए वह मुझसे हार गया? इसके अलावा मैंने अकेले ही काम किया। आपको मेरे चेन परिवार को क्यों शामिल करना चाहिए? ऐसा लगता है कि आपका याओ परिवार वास्तव में इस बात से चिंतित है कि हमारा चेन परिवार आपके डैन व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है। इस समय भीड़ में मौजूद हर एक व्यक्ति ने याओ परिवार को कई बार कोसा था। जब डैन किंग हॉल अभी अभी खुला था तो इसे कारोबार शुरू होने से पहले ही तहस नहस कर दिया गया था। बहुत से लोगों को इस बारे में पता था और अब चेन जियांग को ये कहते हुए सुनकर उन्हें लगा कि याओ परिवार ने जो किया वह वाकई बहुत कपटी था। चेन जियांग, उसे छोड़ दो। तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, इसलिए चलो हम दोनों मिलकर निष्पक्ष और खुले तौर पर लड़ें। चेन फुरोंग को चेन जियांग की ताकत के बारे में एक नया नजरिया मिला। यहाँ तक कि याओ परिवार के बुजुर्गों में से एक भी चेन जियांग की चाल का विरोध करने में असमर्थ था और उसे तुरंत बंधक बना लिया गया। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, चेन फुरोंग, अब तुम चेन परिवार के सदस्य नहीं हो। तुम्हें पहले ही हमारे चेन परिवार से निकाल दिया गया था। तुम सिर्फ चेन परिवार के गद्दार हो और हमारे नियमों के अनुसार किसी भी गद्दार को मरना ही होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद चेन जियांग की हथेली याओ परिवार के बुजुर्ग के सिर पर लगी, जो तरबूज के टुकड़े होने जैसा था। ये तुरंत फट गया और उसके मस्तिष्क का ग्रे मैटर सभी दिशाओं में फैल गया। ये दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। ऐसा करना चेन जियांग द्वारा याओ परिवार के लिए युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। हंस, वैसे भी मैं पहले ही याओ परिवार के 2 सदस्यों को मार चुका हूँ। एक और को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। चेन जियांग ने शांति से कहा। याओ परिवार बहुत शक्तिशाली था, फिर भी चेन जियांग अब याओ परिवार के सामने अकेला खड़ा था। चेन जियांग जिस तरह से व्यवहार कर रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि वह बस मौत की तलाश कर रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, याओ हॉन ने दहाड़ते हुए कहा, उसे घेर लो, मैं चाहता हूं कि वह टुकड़ों में काट दिया जाए। चेन जियांग, यही तो तुमने मांगा था। चेन फुरोंग जानता था कि उसने एक गंभीर अपराध किया है और उसे देशद्रोही करार दिया गया है, लेकिन वह इससे डरता नहीं था। वह सामान्य दुनिया में विश्वास करता था चेन परिवार में केवल कुछ ही लोग उस पर हावी हो सकते थे। चेन जियांग अचानक कई बूढ़ों से घिर गया। ये बूढ़े याओ परिवार के बुजुर्ग थे, जिनमें से 2 नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे। याओ होन भी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। हालांकि चेन जियांग अभी भी शांति से वहां खड़ा था। मैदान पर मौजूद बहुत से लोग तुरंत पीछे हट गए, लेकिन लगभग 300 लोग नहीं हिले। याओ हॉन ने शांति से इन 300 या उससे अधिक लोगों को देखा। उनमें से कुछ लोगों से निकलने वाली सच्ची क्यूई बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। ये लोग आसानी से पराजित नहीं हुए थे। चेन त्यानहु, चेन फुरोंग ने उनमें से एक को पहचान लिया और तुरंत चिल्लाया। जब उसने मॉडल मार्शल दायरे के 8वें स्तर के कई अन्य विशेषज्ञों को देखा तो उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। इससे पहले जब वह चेन परिवार में वापस गया तो उसे ऐसे विशेषज्ञ मौजूद नहीं मिले। गद्दार, आज ही तुम्हारी मौत है। चेन त्यानहु ने चेन जियांग के स्थान की ओर चलते हुए बाघ के सिर के आकार की मूठ वाली एक तलवार निकाली। चेन परिवार वास्तव में याओ परिवार के प्रवेश द्वार पर आ गया था। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी और इससे भी अधिक ही कि वे 300 लोगों को साथ लेकर आएंगे। बहरहाल याओ परिवार के विशेषज्ञ अब बहुत दबाव महसूस कर रहे थे, क्योंकि दूसरे पक्ष के पास नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर में 6 विशेषज्ञ थे, जबकि उनके पास केवल 4 थे। मिस्टर चेन, ये, याओ हॉन ने चेन फुरोंग की ओर देखा। चेन फुरोंग नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर पर था और वह याओ परिवार का समर्थन कर रहा था। यही कारण था कि उन्होंने चेन परिवार के साथ युद्ध करने की हिम्मत की। इसे मुझ पर छोड़ दो, चेन फुरोंग ने व्यंग्य किया और तुरंत चेन त्यानहु की ओर उड़ चला। इस समय चेन जियांग अचानक अपने स्थान से गायब हो गया और हवा में उछलकर चेन फुरोंग के सामने आ गया। चेन जियांग ने दहाड़ना शुरू कर दिया और उसके मुंह से बिजली और हवा की एक बड़ी मात्रा में नीला सच्चा क्यूई निकला। एक क्रोधित ड्रैगन की भयानक दहाड़ के साथ इस आभा ने चेन फुरोंग को डुबो दिया। चेन परिवार के सभी सदस्यों को मार डालो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो, याओ होन चिल्लाया। इस समय चेन त्यानहु अपने बाघ सिर वाले ब्रॉडस्वॉर्ड और 50 अन्य मजबूत चेन परिवार के सदस्यों के साथ याओ होन की ओर दौड़े। सभी की स्लॉटर क्यूई बढ़ गई क्योंकि उनके शरीर के भीतर से ट्रू क्यूई फट गई। अपने कुलपति को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते देख
चेन परिवार का हर दूसरा सदस्य पीछे रहने से हिचकिचा रहा था। हर कोई पागलों की तरह दहाड़ रहा था, आकाश की ओर मुंह करके अपनी तलवारें निकाल रहा था। हजारों याओ परिवार के सदस्यों के सामने सभी चेन परिवार के सदस्य स्थिर गति से आगे बढ़ रहे थे। 300 चेन परिवार के सदस्यों की दहाड़ पूरे किंग सिटी में गूंज उठी। हर कदम के साथ पूरा मैदान भी हिल गया। वे चेन परिवार के कुलीन थे और मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उन्हें चेन परिवार की रक्षा के लिए चुना गया था और वे अपने परिवार की रक्षा करने में कभी भी संकोच नहीं करेंगे। हजारों के मुकाबले 300 लोग याओ परिवार के पास कहीं अधिक लोग थे। दूर खड़ी भीड़ खुद को उत्साहित होने और चेन परिवार के लिए जयकार करने से नहीं रोक सकी। चेन जियांग और चेन फुरोंग ने लड़ाई की, जबकि 300 चेन परिवार के सदस्य और हजारों याओ परिवार के सदस्य भी लड़ने लगे। दोनों लड़ाइयां एक ही समय पर शुरू हुईं और विभिन्न दहाड़ें एक साथ मिल गईं। पूरा युद्ध क्षेत्र भ्रमित और अराजक था। युद्ध शुरू होने के बाद केवल एक पल बीता था, फिर भी पूरे मैदान में आधी से ज्यादा ईंटें पहले ही नष्ट हो चुकी थीं। जब तक चेन फुरोंग उसके साथ व्यस्त था, चेन जियांग को चेन तियानहु और अन्य लोगों की चिंता नहीं थी, क्योंकि वे नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे। चेन फुरोंग आकाश में एजियो ड्रैगन दहाड़ को झेलने के बाद एक गरिमा में रंगत लिए हुए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि चेन जियांग की ताकत नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर थी। चेन जियांग केवल 16 साल का था, बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ सामान्य दुनिया में रहते हुए फिर भी वह इस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह एक कीमियागर भी था। चेन जियांग, मुझे मानना होगा कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन ये तुम्हारा मामला है, चेन परिवार का मामला है, और अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल संप्रदाय में लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ याओ परिवार की मदद करता हूँ तो मुझे सच्चे मार्शल संप्रदाय में कई लाभ प्राप्त होंगे, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। मुझे पहले से ही अपनेपन का कोई एहसास नहीं है और मैं चेन परिवार से नफरत करता हूँ। चेन फुरोंग ने मुस्कुराते हुए सख्ती से चिल्लाया। चेन जियांग ने पूरी तरह से चुप्पी बनाए रखी क्योंकि उसने अपने आंतरिक 5 तत्वों ट्रू क्यूई को एक साथ मिला लिया था। मॉर्टल मार्शल रियल एक्सपर्ट के 9वें स्तर का सामना करते हुए, जो एक मार्शल आर्ट संप्रदाय से आया था, वह इस प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए केवल यूनिवर्सल ट्रू क्यूई पर भरोसा कर सकता था। सभी जानते थे कि मार्शल आर्ट सेट के लोग एक शिष्य का चयन करने के लिए किंग सिटी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट देखने आए थे। वे सभी लोग कम से कम मॉर्टल मार्शल दायरे के 9वें स्तर पर थे। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में इस तरह की ताकत बेहद दुर्लभ थी और उनकी ताकत का स्तर भी बहुत भयानक था। इतनी कम उम्र में चेन जियांग इन विशेषज्ञों में से एक का सामना करने जा रहा था। बहुत से लोग इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि चेन जियांग की ताकत भी अथाह थी। अभी कुछ समय पहले ही उसने एक मार्शल आर्ट संप्रदाय के शिष्य को मार गिराया था जो नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर था। हन्फ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेन परिवार के सदस्य इतने बेवकूफ होंगे। तुम मुझे रोकने के लिए एक साधारण बदमाश को भेज रहे हो। अगर यह नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर के वे 6 विशेषज्ञ होते तो शायद तुम्हें भागने का मौका मिल जाता, लेकिन अब तुम सिर्फ उनके साथ मर सकते हो। चेन परिवार खत्म हो गया है। चेन फुरोंग के शरीर से एक लाल चुकी हुई निकली जिसने उसके हाथों और पैरों को ढक लिया और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। ये देखकर चेन जियांग कुछ कदम पीछे हट गया। पहली बार वह नश्वर मार्शल दायरे के विशेषज्ञ के 9वें स्तर से लड़ने जा रहा था। यह अब तक का सबसे मजबूत दुश्मन था। ट्रू क्यूई के स्तर को महसूस करते हुए चेन जियांग धीरे धीरे अधिक से अधिक प्रतिष्ठित होता गया। अध्याय 7 सफेद बाघ दिव्य मुट्ठी। याओ परिवार में बहुत से लोग थे, लेकिन जब चेन परिवार के 6-8वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञों और उनके 300 या उससे ज्यादा कुलीनों की तुलना की गई तो उनकी कुल ताकत कमजोर थी। याओ परिवार के सदस्य धीरे धीरे अपनी जमीन खो रहे थे क्योंकि उन्हें याओ परिवार की संपत्ति के अंदर जबरन घुसाया जा रहा था, लेकिन याओ परिवार के उस मजबूत विशाल दरवाजे को चेन तियानहु ने ध्वस्त कर दिया क्योंकि चेन परिवार ने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। इस बीच बाहर का वह विशाल मैदान चेन जियांग और चेन फुरोंग के निजी युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। चेन फुरोंग के हाथ और पैर उस लाल चुखी में लिपटे हुए थे। इसके अलावा उनसे एक जंगली और क्रूर सांस निकलती हुई महसूस की जा सकती थी। उसके दोनों हाथों को ढंकने वाली लाल चुखी हुई धीरे धीरे एक जानवर जैसी आकृति लेने लगी। तीखे पंजों वाली 2 मजबूत और मोटी भुजाओं के साथ ये बहुत भयावह लग रहा था। उसके पैर भी वैसे ही थे।
उसके सभी अंग भी लाल ट्रू क्यूई में लिपटे हुए थे और आश्चर्यजनक रूप से वे सभी एक जानवर के अंग में बदल गए थे, जो बेहद सख्त दिख रहा था। मजबूत और भयंकर ट्रू क्यूई की लहरें चेन जियांग की ओर उड़ी। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कुछ कदम पीछे हटे। उसने चेन फुरोंग की तरफ देखा और पाया कि उसकी दोनों आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं, एक खूंखार भेड़िए की तरह। क्या यह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर का सच्चा स्वरूप है? चेन जियांग ने अपने दिल में कहा। नश्वर मार्शल क्षेत्र का 9वां स्तर सच्चा रूप क्षेत्र था। व्यक्ति के साधना अभ्यास के आधार पर उनके डेंटियन में सच्ची क्यूई से एक रूप जमा हुआ था। आमतौर पर इन्हें 2 सामान्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक पक्षी या जानवर का रूप है जबकि दूसरा हथियार का रूप था। बेशक अन्य प्रकार के रूप भी हैं, जैसे कमल, तारा या बिजली का रूप। इनमें से हर एक को उनके साधना अभ्यास के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अगर सच्ची क्यूई ने पक्षी या जानवर का रूप ले लिया तो आप उस एनिमा की विशेष शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई हथियार बना लेता है तो वे एक बहुत शक्तिशाली हथियार प्रेत बना सकते हैं। अगर उस समय वे एक हथियार का भी उपयोग कर रहे थे तो हथियार प्रेत और जो वे पकड़े हुए थे वे एक साथ मिल जाएंगे और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। चेन जियांग के ठीक सामने चेन फुरोंग ने वास्तव में अपने सच्चे क्यूई से एक भेड़िया प्रकार को जमा दिया था। गुस्से में भेड़िया मुट्ठी। चेन फुरोंग ने हवा में मुट्ठी मारी। इसके तुरंत बाद वह स्थान जहां वह खड़ा था शक्तिशाली और हिंसक ट्रू क्यूई की अचानक रिहाई का सामना करने में असमर्थ था। जब उसने मुक्का मारा तो उसके पैरों में 2 गड्ढे बन गए। एक लाल रोशनी भी चमक उठी। ये लाल रोशनी पलक झपकते ही अनगिनत भेड़ियों के सिर में फट गई, जिनके जबड़े खुले हुए थे। एक अस्थायी दीवार बन गई और वे चेन जियांग के करीब आ गए। सच्ची क्यूई से बनाए गए इन भेड़ियों के सिर में अत्याचारी ताकत थी। चेन जियांग को यकीन था कि अगर उसे सीधे मारा जाता तो वह अपने शक्तिशाली शरीर के बावजूद भी भारी नुकसान उठाता। चेन जियांग ने अपने हाथ से एक धक्का दिया और अपने डेंटियन से यूनिवर्सल ट्रू क्यूई को इकट्ठा किया और बाहर की ओर छोड़ा। उस क्यूई आभा ने एक दीवार को सीमेंट कर दिया जो उसके सामने मजबूती से खड़ी थी। यूनिवर्सल ट्रू क्यूई को ट्रू क्यूई के 5 तत्वों को मिलाकर बनाया गया था, फिर भी यह रंगीन और अदृश्य था। इसे पारदर्शी माना जा सकता है, लेकिन लोग अभी भी इसकी अनोखी तरंग को महसूस कर सकते हैं। सच्ची क्यूई से बने असंख्य भेड़ियों के सिर चेन जियांग की ओर उड़ते हुए क्यूई की लहरें छोड़ते हुए आए। क्यूई तरंगों के संपर्क में आने के बाद जमीन कई टुकड़ों में फट गई। उन असंख्य ट्रू क्यूई से भरे हिंसक भेड़ियों के सिर ने चेन जियांग के शरीर की रक्षा करने वाली क्यूई आभा दीवार पर प्रहार किया। दोनों ट्रू क्यूई की ताकत काफी हद तक समान थी क्योंकि उनके टकराव के परिणामस्वरूप एक भयंकर गर्जना हुई। टक्कर के कारण एक क्यूई शॉकवेव पैदा हुई। यह एक लहरदार लहर के समान थी जो चारों दिशाओं में फैल गई। विस्तृत क्षेत्र के भीतर ईंटें क्यूई तरंग के साथ हिल गईं, जो बदले में एक के बाद एक चूर्ण में बदल गईं। मूल मैदान, जो पूरी तरह से ईंटों से ढका हुआ था, अब कीचड़ का एक उबड़-खाबड़ मैदान बन गया था। चेन जियांग के सामने एक और भी गहरा गड्ढा बन गया था। जब चेन फुरोंग ने देखा कि उसका पहला हमला विफल हो गया है, तो वह तुरंत उड़ गया। उसके विशालकाय भेड़िए जैसे पैर जमीन पर चल रहे थे। उसके रास्ते में कई छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उसके हर कदम के साथ जमीन थर्रा रही थी और साथ ही गड़गड़ाहट की आवाज भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय गुस्सैल हाथी पागलों की तरह खेत में दौड़ रहा हो। चेन फुरोंग इस तथ्य से हैरान था कि चेन जियांग एक विचित्र और शक्तिशाली ट्रू क्यूई को भी छोड़ने में सक्षम था जो इस तरह के हमले का सामना भी कर सकता था। लेकिन चेन फुरोंग को अभी भी विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चेन जियांग अभी भी मॉर्टल मार्शल रियल्म के 8वें स्तर का किशोर ही था। चाहे वह चेन जियांग का युद्ध अनुभव हो या उसकी ट्रू क्यूई कितनी जीवंत थी, उनमें से कोई भी चेन फुरोंग के साथ तुलना नहीं कर सकता था। उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। घमंडी छोटे बदमाश, आज मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा, चेन फुरोंग ने भयंकर मुस्कान के साथ कहा और वह तेजी से बाहर कूद पड़ा। उसके दोनों पैर एक दूसरे से चिपक गए और उनमें से लाल रोशनी निकलने लगी। बिजली की तरह तेजी से वह ऊपर से तिरछे नीचे गिर गया। तुम सिर्फ एक भेड़िया हो, एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। इसमें इतना प्रभावशाली क्या है? चेन जियांग ने व्यंग्य किया। चेन फुरोंग को आसमान से नीचे गिरते देख यूनिवर्सल ट्रू क्यूई ने चेन जियांग की मुट्ठियों को घेर लिया और साथ ही उसने स्लॉटर क्यूई को भी छोड़ दिया। उसने अपनी मुट्ठियों को तेजी से बाहर निकाला। जैसे ही उसका हमला हवा में हुआ, एक जोरदार बाघ की दहाड़ गूंज उठी। श्वेत बाघ दिव्य मुट्ठी। चेन जियांग ने चेन फुरोंग के जोरदार हमले का स्वागत किया
जो एक विशाल पर्वत के गिरने जैसा था। जैसे ही हमला कम हुआ, चेन जियांग की मुट्ठी ने चेन फुरोंग के तलवों के बीचों बीच प्रहार किया। अचानक एक बाघ की दहाड़ आसमान में गूंज उठी। जैसे ही क्यूई लहरें सभी दिशाओं में आगे बढ़ी, विस्फोट से रेत उड़ गई और जमीन पर कुछ दरारें भी देखी जा सकती थी। चेन फुरोंग ने सोचा कि उसका हमला चेन जियांग के सारे बचाव को नष्ट कर देगा और उसे एक मृत अंत में ले जाएगा। कौन सोच सकता था कि पलक झपकते ही चेन फुरोंग के पैर पर अचानक एक बहुत बड़ी और अथाह ताकत का प्रहार होगा जो उसकी पूरी जान को तोड़ देगा। चेन जियांग श्वेत बाघ दिव्य मुट्ठी के नीचे उसका पैर पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। पूरी भीड़ भयभीत थी और उनके आश्चर्य के लिए चेन फुरोंग का पैर सूख गया था, जैसे कि उसका सारा महत्वपूर्ण सार निकाल लिया गया हो। ये व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट की दुर्जयता थी। ये भी पहली बार था जब चेन जियांग ने इस कौशल का इस्तेमाल किया था। इसका उपयोग करने के बाद न केवल एक भयावह शक्ति फूट पड़ी, बल्कि इसने स्लॉटर क्यूई की एक अंतहीन मात्रा जारी की, जिसने विपरीत पक्ष की सारी जीवन शक्ति को अपने में समाहित कर लिया। बूढ़े कुत्ते, दुश्मन को कम आंकने का यही नतीजा होता है, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा और अचानक चेन फुरोंग के सामने आ गया। चेन फुरोंग को आश्चर्य, क्रोध और घृणा का मिश्रण महसूस हुआ, सब एक साथ। उसे अभी भी नहीं पता था कि चेन जियांग ने अभी कुछ समय पहले किस तरह की सच्ची क्यूई का इस्तेमाल किया था। चेन फुरोंग ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी या सुनी भी नहीं थी। ये सच्ची क्यूई किसी भौतिक शक्ति के समान किसी भी विशेषता के बिना दिखाई देती थी, फिर भी साथ ही ये थी भी नहीं। आत्मसंतुष्ट मत हो, अब तुम भी जल चुके हो। चेन फुरोंग ने चेन जियांग के वार का जवाब देते हुए अपनी मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया। उनका मानना था कि चेन जियांग ने अभी कुछ समय पहले ही उस हमले के लिए अपनी सच्ची क्यूई पूरी तरह से समाप्त कर ली थी। आखिरकार चेन जियांग केवल नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर था और उसकी सच्ची क्यूई चेन फुरोंग जितनी जोरदार नहीं थी। लेकिन चेन फुरोंग पूरी तरह से, भयंकर रूप से गलत था। जब उसने मुक्का मारा तो उसकी मुट्ठी गड़गड़ाने लगी, लेकिन चेन जियांग ने चेन फुरोंग पर एक और व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट से जवाबी हमला किया और पहले की तरह एक बार फिर बाघ की दहाड़ सुनाई दी, क्योंकि एक बहुत बड़ी शक्ति बाहर निकली और चेन फुरोंग की बाह में घुस गई, जिससे वह पूरी तरह नष्ट हो गई। प्रभाव बल के कारण चेन फुरोंग पीछे की ओर उछला और मुंह में खून भरकर थूक दिया। उसने न केवल अपना एक पैर और एक हाथ खो दिया था, बल्कि अभी कुछ ही समय पहले चेन जियांग ने व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट की मदद से चेन फुरोंग के 5 झांग और 6 फू को हिंसक रूप से हिला दिया था। TLN 5 झांग और 6 फू आंतरिक अंगों से ज्यादा कुछ नहीं है। चीनी चिकित्सा में 5 झांग हृदय, यकृत, प्लीहा, फेफड़े और गुर्दे हैं, जबकि 6 फू छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, मूत्राशय, पेट और संजियाओं हैं। संजियाओं प्रमुख अंगों को जोड़ने वाली मध्याह्न रेखा है। भविष्य में मैं 5 झांग और 6 फू का उपयोग करना जारी रखूंगा। इसका मूल रूप से मतलब आंतरिक अंगों से है। देखने वाली भीड़ हैरान थी कि चेन जियांग का व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट न केवल पूरी तरह से दबंग था, बल्कि स्लॉटर क्यूई ने एक दमनकारी दबाव दिया। हर किसी ने मान लिया था कि इस स्तर के हमले में बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई का उपभोग करना चाहिए और एक बार फेंका जा सकता है, जो पहले से ही काफी दुर्जय था। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि चेन जियांग इसे इतनी आसानी से फिर से फेंक सकता है। एक बार फिर मैदान में रेत का तूफान आया और चेन जियांग धीरे धीरे चेन फुरोंग की ओर बढ़ा। एक भाव शून्य लेकिन गुस्से भरे लहजे में उसने कहा, तुमने मेरे पिता को घायल कर दिया, डैन किंग हॉल को बर्बाद करने के लिए लोगों को भेजा और हमारे चेन परिवार को नष्ट करने के लिए याओ परिवार के साथ भी सहयोग किया। मैं ऐसे गद्दार को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा।